योगी आदित्यनाथ पे जब अटैक हुआ था और वो संसद में रो पड़े थे। जानलेवा हमला होता है, मुख्तार अंसारी करवाता है जानलेवा, सबको पता है। तो जेल में उनके लिए एक स्पेशली तालाब खुदवाया गया ताकि वो ताजी मछलियां खा पाए। उनके लिए बैडमिंटन कोर्ट वहां बनाया गया और एक पुलिस का ऑफिसर आता था, उनके सुबह के न्यूज़पेपर लेके उनके कपड़े प्रेस करा के उनके साथ बैडमिंटन खेलता था। तो उस टाइम पे हालात ये थे कि उस समय के बाहुबली के कुत्तों से हाथ मिला रहे हैं। फोटो है ना, अतीक अहमद का जो कुत्ता था, उस समय मुलायम सिंह यादव सीएम थे और उसके यहाँ जाते हैं और सोफे पे बैठे हुए हैं और अतीक अहमद का कुत्ता एक प्रकार से उनकी गोदी में बैठा हुआ है और मुलायम सिंह यादव उसको पुचकार रहे हैं। अखिलेश यादव सीएम थे, पुलिस ऑफिसर को हॉस्टेज बना लिया कि आज इसे मार देंगे, इसकी चमड़ी उधेड़ लेंगे और अखिलेश यादव अतीक अहमद को फोन करते हैं और बोलते हैं कि अतीक भाई जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड यूपी, श्री प्रकाश शुक्ला, उसने कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनकी सुपारी ले ली। यूपी से सबसे पहले कौन बाहुबली निकला था? हरिशंकर तिवारी। बिहार से किसने स्टार्ट करे? कामदेव सिंह का नाम आता है। राजा भैया के घर में एक तालाब था, कहते थे मगरमच्छ में डाल दिया जाता था लोगों को जो परेशान कर रहे हैं। क्या सच था? मुख्तार, अतीक, शहाबुद्दीन, सबसे ज्यादा खौफ किसने पैदा किया था? शहाबुद्दीन। उस एरिया में शहाबुद्दीन से पूछे बिना कुछ नहीं होता था। डीएमएसपी भी उससे पूछे बिना कुछ नहीं करते थे और उसके जो गन्स थे उस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मुहर थी। आईएसआई से लिंक्स थे। लालू जी का राइट हैंड मैन था। एक बीच में फोन कॉल लीक हुआ था दोनों के बीच का, लालू जी का और शहाबुद्दीन का। लालू जी शहाबुद्दीन को बोलते हैं कि देखो बहुत परेशान कर रहा, थोड़ा देख लो उसको। बिहार में लालू यादव चेहरे हैं जिन्होंने इन सब कल्चर को थोड़ा सपोर्ट करा, थोड़ा सहारा दिया, आगे बढ़ाया। कि अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुकुंद प्रसाद, उनसे वो पान का पीकदान उठवा कि तुम बहुत बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते, मेरे सामने क्या? पॉलिटिशियन जिसका नाम आप अब तक ओपन नहीं कर पाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ लोग कहानी लिखते हैं बट कुछ लोग उस सिस्टम की कहानियों को एक्सपोज करते हैं। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो भी उनमें से एक है। जब नेता और एक माफिया एक ही टेबल पर बैठकर दारू पी रहे हो, जब वोट का मतलब AK-47 के साए में जीती गई जीत हो और जब सिस्टम बोलता हो जो झुकता है वही टिकता हो, तो इन सब चीजों के बीच में हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कि ना कि चीजें छुपाए, यानी कि उन चीजों के ऊपर चिल्लाए और पूरी दुनिया को बताए। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है श्री मृत्युंजय शर्मा, जो कि एक ऑथर है, रिसर्चर हैं और एक पॉलिटिशियन है, जिनकी एक बुक बहुत पॉपुलर हुई जिसका नाम ब्रोकन प्रॉमिसेस है, जिसमें बाहुबली कल्चर, नक्सलाइट्स एंड उस समय की माफिया ऑपरेशंस को बताया गया है और उसमें एक्सपोज करा गया है कि कैसे प्रशासन उन माफियाज या उन बाहुबलियों के अंडर रहकर काम करता था और सत्ता बाहुबलियों की कुर्सियों से चलती थी। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको वो देखने को मिलेगा जो ना कि कोई न्यूज़ चैनल में बताया जाता है, ना तो किसी सिलेबस में पढ़ाया जाता है और ना ही ये बातें किसी डिबेट में आपको सुनने को मिलती हैं। हाँ, तो आज का ये पॉडकास्ट कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक ऑफिशियल कोर्ट रूम कह सकते हो जिसमें कोई जज नहीं है, बट आपको सुनने को मिलेंगी बहुत सारी कहानियां और बहुत सारा सच उन समय की बातों को लेकर। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में और मैं मिलता हूं सीधा आपको पॉडकास्ट में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमें अगले गेस्ट तक पहुंचने में बहुत ही मोटिवेशन आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं सीधा आपको पॉडकास्ट में एंड यू आर वॉचिंग मृत्युंजय शर्मा जी ओनली ऑन द प्रतीक शो। तो सर, सबसे पहली जो हमारा सेगमेंट है जहां डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ था, सो आई वांट टू आस्क, आपने एक स्टेटमेंट दी थी जहां जेल सही था और प्रशासन गलत था, सरकार गलत थी। तो सबसे पहली बार आपको कब लगा कि दैट गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, एंड असली रूल कोई और कर रहा है? अब 90s में जब बिहार को देखेंगे, क्राइम हर स्टेट में होता है, राइट, हर जमाने में होता है। यूएस में इतने क्राइम्स हैं कि गिनती नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यूरोप में क्राइम्स है, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल सो एज टू से कॉन्टिनेंट्स। क्राइम हर जगह होगा, हर एरा में होगा, लेकिन क्राइम का फॉर्म तब डेंजरस हो जाता है जब क्राइम को पकड़ने वाले, क्राइम को रोकने वाले और उसको सॉल्व करने वाले वो या तो एब्सेंट हो जाए या क्रिमिनल्स के साथ हो जाए, तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर आम आदमी के पास कोई रिकॉर्स नहीं होता है।
ऐसे नॉर्मली आपके साथ कुछ क्राइम होता है अगर यहाँ पे, तो आप जा सकते हो थाने, एफआईआर दर्ज करा सकते हो, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, क्रिमिनल्स को पकड़ेगी। देयर इज अ सर्टेन कोर्ट्स जहाँ पे आप जाके केस फाइल होगा, आप केस लड़ोगे। इसकी अपनी इनएफिशिएंसीज हो सकती है, मान सकते हैं कि पुलिस की इनएफिशिएंसी होगी, कोर्ट्स की इनएफिशिएंसी होगी, बहुत समय लगेगा, लेकिन है वो आपके मन में कम से कम होप रहेगा। बिहार में आप 90s में देखेंगे तो ये होप भी लोगों के पास नहीं था, और इस कारण से आप कह सकते हैं कि बिकॉज द स्टेट एंड द पर्सन हु वाज कमिटिंग द क्राइम वर ऑन द सेम साइड। और जब मैं स्टेट बोलता हूं तो पुलिस, क्योंकि पुलिस क्या है, पुलिस तो वही है जो स्टेट लीडर्स बोल रहे हैं, पुलिस वैसी कर रही है, वो तो बस एक टूल है इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो वो रिकोर्स खत्म हो गया था, लोग इम्यून थे क्राइम करके, और एक प्रकार से क्राइम करके और पावरफुल बन रहे थे। एक प्रकार से ऐसा था कि किसके ऊपर कितना केस है, जिसके ऊपर ज्यादा केस है वो ज्यादा पावरफुल है। रुतबा था क्या ये? हाँ, ठीक है, जहां भी लॉलेसनेस आ जाएगा उस सोसाइटी में, सी पावर इज समथिंग दैट एवरीबडी एस्पायर्स फॉर। अब पावर के अलग अलग एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशंस होंगे। जहां सभ्य समाज होगा वहां पे आप देखेंगे पावर को मेजर करने के तरीके जैसे पैसे एक होंगे, इन्फ्लुएंस जो बोलते हैं, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, वो एक होगा। लेकिन जब आप एक लॉलेस समाज में जाएंगे तो पावर को रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है? वायलेंस से, क्रूड पावर से, कि उसको देखते के साथ सब लोग खड़े हो गए, वो वहां पहुंचा तो सब लोग उसके पांव छू लिए, या उसने सड़क पे राह चलते उसको गोली मार दी, और कोई दहशत दहशत। सो लॉलेस सोसाइटी में पावर को दिखाने के लिए आप अपने आप को और बड़ा क्रिमिनल बनाते हो, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, और वो फिर एक नेवर एंडिंग रेस हो जाता है। उसने 2 मर्डर किए तो मैं उसके 4 लोगों को मारूंगा, तो फिर वो मेरे 6 लोगों को मारेगा। इट बिकम्स अ साइकिल। तो 90s में ये शुरू हुआ था। शुरू मैं फिर से वही कह रहा हूं, ऐसा नहीं था कि उसके पहले बिहार को एक आइडियलिस्टिक आइडियल स्टेट था जहां क्राइम्स नहीं होते थे, बहुत ज्यादा थे। एक जो मेजर चेंज आया कि वो जो क्राइम है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, जिसमें स्टेट का एकदम एक्सप्लिसिट सपोर्ट है। और दूसरा, आप देखेंगे ज्यादातर जो स्टेट के या तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स, एमएलए जो मिली सरकार चला रहे थे, वो सब खुद ना खुद आप देखेंगे एक प्रकार से उनके ऊपर मल्टीपल केसेस, और वही सबसे बड़े क्रिमिनल्स थे स्टेट के। राइट। वो डिफरेंस आ गया। अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछनी थी, जब भी इंडिया की बात होती है, क्राइम आपने बताया हर स्टेट में, करेक्ट, ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता जहाँ पे क्राइम ना हो, बट एक चीज है जहाँ पे क्राइम्स की बात आती है तो 2-3 नाम सबसे ऊपर आ जाते हैं पूरे इंडिया में, यूपी और बिहार। हर कोई बोलता है यूपी और बिहार में बहुत क्राइम है। उसके बाद अगर कहीं पे बात चलती है तो दैट इज मुंबई अंडरवर्ल्ड, वो भी पुराने टाइम की। करेक्ट। वो भी अभी नए वक्त की बात नहीं, उधर कोई ऐसा बाहुबली कल्चर नहीं था, अंडरवर्ल्ड का था। यूपी बिहार क्यों? व्हाई दीज 2 स्टेट्स? थोड़ा सा मुझे लगता है, एक तो सोसाइटली आप देखेंगे 2-3 रीजन है। एक तो कल्चरली वो पावर का प्यार जो है वो बहुत ज्यादा। दूसरा, जो क्षेत्र थोड़ा पिछड़ जाते हैं इकोनॉमिकली, बहुत क्लियर कोरिलेशन है। जो इकोनॉमिकली क्षेत्र पिछड़ेंगे वहां पे क्या होगा, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम होगी। अपॉर्चुनिटीज कम होगी तो जो गिने चुने अपॉर्चुनिटीज होगी उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अभी गिने चुने अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे? सरकारी ठेके जो होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स, बालू का वहां का कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर वहां मिनरल्स हैं, कोयला है, आयरन हो रहा है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है। अब इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, है तो कुछ ही अपॉर्चुनिटीज और सबको चाहिए, तो सब कैसे ले पाएंगे? तो वही ले पाएगा जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी माइट ज्यादा होगी। तो वहां से वायलेंस की शुरुआत हो जाती है उस पे आधिपत्य के लिए। वो वायलेंस एक साइक्लिकल रूप ले लेता है। अब उसमें जो लोग भी सक्सेसफुल हुए, अब लोग दूसरे लोग उनको देखते हैं और आइडलाइज करते हैं कि यार ये बड़ा पावरफुल है, देखो आज इतना रेलवे का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, इसके ऊपर 4 केस है, इसके ऊपर 10 केस है। तो वहां से जो आइडियलाइज यंग बच्चे हैं जिसके पास कुछ करने को नहीं हो, बेरोजगार बैठा हुआ है, वो उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड सोसाइटल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है कि कल को मेरे भी धड़क होगी और मतलब पैसे तो होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इट बिकम्स अ साइकिल, राइट? एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस बेल्ट। दूसरा, आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंस, एक बाहुबली निकला तो उसके फिर 4 गुर्गे निकले, फिर वो अपने अपने बाहुबली बन गए, फिर उसमें आपस में राइवलरी हुई तो तीसरा निकला। उसके बाद क्या होता है,
जहां पे स्टेट या लॉ एंड ऑर्डर होगा, कम से कम जब ये हो रहा होगा तो उसको दबा पाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जहां स्टेट थोड़ा कमजोर है, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कमजोर है, वहां पे क्या होता है, अब मान लीजिए कोई एक बाहुबली एक तरह से उभर रहा है, उसने कोई क्राइम कर दिया, जिस व्यक्ति के साथ क्राइम किया वो कहां जाता है जनरली? पुलिस के पास। अगर पुलिस उसकी कोई मदद नहीं की तो ये व्यक्ति फिर कहां जाएगा? किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा जिसको उसको लगता है कि उसको वो कुछ टक्कर दे सकता पावर है, तो एक दूसरे व्यक्ति के पास चला गया। तो इस प्रकार से नए बाहुबली बनते जाते हैं, राइट? और सब एक दूसरे को फिर चैलेंज कर रहे हैं, और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर समाप्त होगा तो वो स्पेस आप देखेंगे बाहुबली फिर लेने लगते हैं, वो फिर लॉ एंड ऑर्डर बन जाते हैं, वो सरकार बन जाते हैं जहां सरकार एब्सेंट होती है, वो चलाते हैं फिर उस जगह का प्रशासन। करेक्ट सर, बाहुबली का मतलब तो देखो हमने ना फिल्मों से देखा है, मेनली बॉलीवुड की जो फिल्में आई उनमें पता चला कि बाहुबली भी होते हैं कुछ, उनके पास ये पावर्स होती हैं, ऐसे रूड होते हैं, क्रूअल होते हैं। बट एक्चुअली में बाहुबली बनते कैसे हैं? वोटर्स को कैप्चर करके या फिर गन्स को? शुरुआत, एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि जहां पे स्टेट एब्सेंट हो गया तो आम आदमी अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी आदमी के पास जाने लगा, मान लीजिए मुझे एक ब्लॉक के ऑफिस में जो जनरल सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो मेरे नहीं बन रहे, मैं जा रहा हूं, और वही मैं किसी तीसरे व्यक्ति के पास गया, उसने बनवा दिया, तो अब तो मैं ओबलाइज हो जाऊंगा उस व्यक्ति से हमेशा के लिए। तो एक व्यक्ति ने अगर 100 लोगों को ऐसे ओबलाइज कर दिया तो हो गया वो पावरफुल। तो कल को अगर उसको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो उसके साथ खड़ा रहूंगा ही रहूंगा। मैं ये थोड़ी देखने जाऊंगा कि कितना पढ़ा लिखा है, उसके ऊपर कितने केस है, मेरे को उससे क्या मतलब, क्या वो क्रिमिनल है, क्या वो क्रिमिनल है। दैट इज वन वे इन विच बाहुबलीज आर क्रिएटेड। दूसरा, बिहार में इनफैक्ट आप देखेंगे कि बहुत सारे बाहुबलीज का उदय कैसे हुआ कि जब इलेक्शन स्टार्ट हुए तो बहुत सारे नेताओं ने 60s के दशक में इनफैक्ट शुरू हुआ, आप देखिए बहुत सारे नेताओं ने इलेक्शन जीतने के लिए एक प्रकार से लठायतों का इस्तेमाल किया कि बूथ लूटने के लिए, बूथ कैप्चरिंग के लिए, है ना, एम्बिशन पार जो भी है। तो उनको एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता कि ये 5 बूथ तो तुम्हें देखना है, कि वहां के सारे वोट मुझे पड़ना चाहिए। एरिया दे दिए, जो जिस उस गांव से आ रहा है देख रहे हैं वहां 4 बूथ है, तो उसकी जिम्मेदारी दे दी कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूं कि वहां के सारे वोट मुझे आएंगे। अब उसने अपने बलखम से लोगों को डराया, धमकाया, बूथ लूटा, वोट करा दिए। अब धीरे धीरे ऐसे लोग एक प्रकार से ऑर्गेनाइज होने लगा, जिसमें एक बड़ा नेता 4 लठैतों को कह देता है कि तुम इस एरिया को देख लो, इस एरिया को देख लो, इस एरिया को देख लो, और वो बूथ लूटने लगे, और वो विधायक बन गया, सांसद बन गया जो नेता है। ये जब थोड़ा सा और इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगा तो ये जो लठैत थे, दबंग थे, लठैत थे, जो भी आप इनको कहिए, इनको लगने का लगा यार हम ही बूथ लूट रहे हैं, हम ही इसको जितवा रहे हैं, तो हम ही क्यों ना बन जाए, इलेक्शन लड़ जाए। राइट। बहुत सारे ऐसे ये जो लठैत, दबंग, बाहुबली, आप जो भी बोलिए, ये पॉलिटिक्स में ऐसे आने लगे, और बहुत सारे आप बाद में ऐसे अभी भी इनफैक्ट है देखेंगे जिनकी शुरुआत हुई थी बूथ लूटने वाले व्यक्ति के तौर पर, और वो बाद में विधायक बन गए, सांसद बन गए। अच्छा, अगर आपको याद हो यूपी बिहार में, यूपी से सबसे पहले कौन बाहुबली निकला था? पहला बाहुबली बताना बड़ा मुश्किल है कि बाहुबली बहुत ऐसे क्लियर टर्म नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है कि ग्रेजुएशन कर लिया तो बाहुबली बन गए, तो बड़ा मुश्किल है। हर क्षेत्र में दबंग होते हैं। नहीं मतलब किसने ये स्टार्ट करा था, हु स्टार्ट दिस कल्चर, कि हाँ माफिया कल्चर स्टार्ट हुआ? आप अगर बड़े नाम देखेंगे, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में केंद्रित रह जाते हैं, राइट, अगर आप बड़े नाम देखेंगे, और क्योंकि यूपी में भी आप ईस्ट यूपी जब देखेंगे, पूर्वांचल, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा माफिया कल्चर देखेंगे या राइवलरी देखेंगे, और उसमें आप एकदम केंद्र के तौर पर देखेंगे तो ये गोरखपुर से शुरू हुई, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। हरिशंकर तिवारी वहां हरिशंकर तिवारी निकले, फिर उनके सामने वीरेंद्र शाही खड़े हुए, उसके बाद आप देखेंगे वीरेंद्र शाही का मर्डर होता है, ब्रजेश सिंह आए, मुख्तार अंसारी, फिर अतीक अहमद, फिर बहुत सारे लोग आए, आप देखेंगे फिर धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, बहुत सारे लोग हैं। तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एकदम आप शुरुआत से सोचेंगे कि बड़े नाम ऐसे कौन है, तो हरिशंकर तिवारी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी आपको पहला वो शुरुआत दिखती है, जहां से एक प्रकार से वो ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से, और एक राइवलरी स्टार्ट हुई। बिल्कुल। एंड फ्रॉम बिहार से किसने स्टार्ट करा, क्या लगता है आपको? बिहार में भी अब जैसे बोलते हैं बहुत सारे नाम आते हैं, कामदेव सिंह का नाम आता है, बेगूसराय के थे, राइट। देयर इज अ बुक आल्सो, संतोष सिंह एक बहुत अच्छा राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी है, कामदेव सिंह, द ओरिजिनल गॉडफादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स।
ओके, अच्छा, व्हाई ही नेम्ड दैट गॉडफादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? एक तो सबसे पहले इसलिए भी क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा प्रभाव था, वही बूथ, अब बूथ लूटना बोल लीजिए, बूथ कैप्चर करना बोल लीजिए, वोटिंग इन्फ्लुएंस करना बोल लीजिए, बहुत ज्यादा था, राइट। अपने क्षेत्र में चुनाव हराने और जिताने का दमखम रखते थे, राइट। और इंडियन पॉलिटिक्स में आप उस एरा में देखेंगे 60, 70, 80 के दशक में, तो पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ना और जीतना अपने आप में बाहुबल का परिचय था। रेयरली ही कुछ वैसे लोग हो पाते थे जो बहुत एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड होते थे वैसे भी नेता जो बाहुबल के बिना भी अपनी शालीनता से, सादगी से इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड होते थे सोसाइटी में कि वो चुनाव लड़ते थे और जीत जाते थे। अदरवाइज जैसे वैसे जयप्रकाश नारायण के दबंग थोड़ी थे इतने बड़े नेता, कर्पूरी ठाकुर के दबंग थोड़ी थे इतने बड़े नेता, लेकिन अदरवाइज जनरली ट्रेंड वाइज आप देखेंगे तो सांसद विधायक बनने के लिए पहले आपको दबंग होना होता था, नहीं तो आप पर्ची भी दाखिल नहीं कर पाइएगा इलेक्शन के लिए, वो आपको करने ही नहीं देंगे, अदरवाइज नहीं दे देंगे। जब आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर भी डर के हमारे कुछ भी नहीं बोलते थे, तो आपको क्या लगा, क्या सिस्टम ऑफिशियली होस्टेज हो चुका है? आप देखिए 1992 में जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे बिहार में पोस्टेड, राइट, करीब 384 के आसपास का नंबर है, उसमें से आधे ने, ऑलमोस्ट आधे ने सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी कि हम अब बिहार में सर्व नहीं करना चाहते हैं, आप हमें सेंटर में कोई जिम्मेदारी दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जब लालू जी थे तो सबसे पहले वो एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी को डिमीन करते थे, वो भी एक पावर दिखाने का तरीका है। जैसे जो चीफ सेक्रेटरी होते थे उनको बड़ा बाबू बोलते थे, जो हम लोग दरोगा को बोलते हैं, है ना, बड़ा बाबू कहा गए। जो डीजीपी होते थे उनको मुंशी जी बोलते थे, मुंशी जी, हाँ, ओके, जो अपने थानों में क्लरिकल स्टाफ होते हैं, मुंशी। तो एक प्रकार से उनको उनको उनकी औकात दिखाने की तरह है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे और उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुकुंद प्रसाद, उनसे वो पान का पीकदान उठवाते थे, उस पर पान थूकते थे। तो ये भी पावर दिखाने का एक क्रूर तरीका है कि तुम बहुत बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हो, मेरे सामने क्या हो, दबदबा। और इसीलिए उसमें से जितने भी थोड़े से भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा यार यहां तो हम नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन सबने रिक्वेस्ट डाली, सबको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो हो नहीं सकती, वहां भी लिमिटेड पोजीशंस है, तो उसमें से आधे से अधिक ने अपनी तरह से वो फेट्स को रिजाइन कर दिया कि अब हमारी किस्मत में यही है तो यहीं रहेंगे, अपना किसी तरह से काम चलाते रहेंगे। कुछ ऑफिसर्स वैसे थे जो जिनको झुकने के लिए कहा गया तो रेंगने लगे, उनको लगा कि पावर के साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छी चीज है, तो वो पावर के साथ हो लिए। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो पावर के साथ नहीं हो पाए। एंड वो कंप्लेंट भी किसको करें, किसी को एग्जैक्टली, अब कंप्लेन किसको करोगे, आपका चीफ मिनिस्टर ऐसा है तो आप कंप्लेन किसको कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो मिडिल पाथ निकालने की कोशिश करते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स होते हैं, अब देखेंगे वो बहुत मिडिल पाथ वाले लोग होते हैं, वो सबको मिला जुला के चलना, मिडिल पाथ निकालना, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिशियंस से ज्यादा अलाइन होंगे, सरकार बदलेगी तो हमें खतरा है। लेकिन जब सरकार ऐसी हो जाए कि आपको पब्लिकली डिमीन करने लगे, अब लालू कहीं रेड डाल दिया, वहां पे पब्लिकली उन्होंने सस्पेंड कर दिया पुलिस ऑफिसर्स को कि तुम लोग क्या काम कर रहे हो, पब्लिकली डांट दिया। तो आप अपनी डिग्निटी के साथ समझौता कई बार नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको पान का पीकदान उठाने के लिए बोल दिया जाए तो कई बार आपको लगेगा कि यार इसके लिए तो मैंने इसका एग्जाम क्रैक नहीं किया था। आपने बात बताई, अभी मैंने डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी, उनका पॉडकास्ट करा था, तो वो मेरे पॉडकास्ट में बता के गए थे कि दैट उस टाइम पे हालात ये थे कि उस समय के बाहुबली के कुत्तों से हाथ मिला रहे हैं चीफ फोटो है मिनिस्टर। ना, कोई भी सर्च कर ले, अतीक अहमद के यहाँ, अतीक अहमद का जो कुत्ता था उस समय मुलायम सिंह यादव सीएम थे, और उसके यहाँ जाते हैं और सोफे पे बैठे हुए हैं और अतीक अहमद का कुत्ता एक प्रकार से उनकी गोदी में बैठा हुआ है और मुलायम सिंह यादव उसको पुचकार रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, सीएम है वो। स्थिति होती है, तस्वीर दिखाती है कि क्या पावर। एग्जैक्टली, और ये छुपी हुई चीज नहीं है ना, इंसिडेंट है जहां अतीक अहमद ने एक पुलिस ऑफिसर को होस्टेज बना लिया था। अखिलेश यादव सीएम थे, पुलिस ऑफिसर को हॉस्टेज बना लिया कि आज इसे मार देंगे, इसकी चमड़ी उधेड़ लेंगे। और अखिलेश यादव अतीक अहमद को फोन करते हैं और बोलते हैं कि अतीक भाई जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। अच्छा, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मतलब दिस काइंड ऑफ यस पावर, दहशत। यस, एंड हेंस प्रॉब्लम क्या होती है जब आप ऐसे करते हैं, मान लीजिए एक क्रिमिनल के साथ आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं और दूसरे क्रिमिनल को बोलेंगे कि यार तुम कुछ क्राइम नहीं कर सकते हो, कैसे मानेगा वो आपकी बात?
राइट, ये भी बात तो लॉ एंड ऑर्डर में आप कभी भी सिलेक्टिव जब होने लगेंगे ना प्रॉब्लम कि ये क्रिमिनल ठीक है, ये क्रिमिनल खराब है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं सुधार सकते, राइट, क्योंकि एक तो आपके साथ है, एक अपोज हो जाएगा। कभी नहीं आप सुधार पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर कैन ओनली बी इंप्रूव्ड इफ देयर आर नो एक्सेप्शंस। क्या आपको लगता है यूपी बिहार की जो हालात हुए, जो भी बने, ये सब कल्चर डेवलप हुआ, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गलती थी जिसको रोका जा सकता सिर्फ था सब नहीं, कुछ? सिर्फ नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, मेजॉरिटी पॉलिटिक्स का हाथ होता है, बिकॉज अगर politicians का। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिकॉज मेरे हिसाब से लेजिस्लेशन में ही ना पावर है ना, पावर। देखिए एक है क्या, एक सोसाइटल फॉर्म भी होता है, राइट? तो लेकिन सोसाइटी में अगर कुछ बुराइयां हैं या कुछ चीजें गलत आ रही हैं, तो उसको रोकेगा कौन? सरकार, पॉलिटिक्स, प्रशासन। तो उसी यूपी में आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसको एग्जाम्पल देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हो तो यूपी के जैसा। वही यूपी है, कोई बदल थोड़ी गया वो, और वही लोग हैं ना जो पहले भी रहते थे वहां पे। आज भी ज्यादातर बाहुबली आज भी वही है वहां पे, लेकिन वो शांत बैठे हुए। अब उन बाहुबलियों के ऊपर एक भी केस नया नहीं आता है, पहले जो केसेस थे तो है, वही चल रहा आप नया कोई बता दीजिए कि अभी उनके ऊपर नया केस आया कि उन्होंने मर्डर कर दिया। अब वही बाहुबली शांत बैठ गए। तो ये कैसे हो सकता है? जब आप क्लियर मैसेजिंग दे देते हो कि आई विल नॉट एक्सेप्ट कि लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट कर रहे हो, चाहे आप मेरी पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में। तो बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिशियंस का और गवर्नमेंट ऑफ द डे का। क्या हम ये कह सकते हैं कि दैट सरकार ही, नेता ही बाहुबली बनाते हैं लोगों को, उनको वो सपोर्ट देते हैं, वो पावर देते हैं? देखिए बड़ा इसका कॉम्प्लेक्स आंसर है। एक तो सबसे पहले बाहुबली हम एज अ जनता बनाते हैं। मान लीजिए सरकार आज चाहे कि आपको उठा के बाहुबली बना दे और एमएलए बना दे, नहीं कर सकती है। नहीं कर सकते। वो टिकट आपको दे सकती है लेकिन आपको जिता नहीं सकती है। तो जनता पहले बनाती है। सरकार और पॉलिटिक्स का या पार्टीज का रोल कहां आता है कि वो एक सर्टेन लेवल पे जब बन जाता है, अब पार्टीज को चाहिए होते हैं लोग जो चुनाव जीत सके। तो वो फिर बोलते हैं कि ये बंदा चुनाव ज्यादा जीत सकता है। राइट कैंडिडेट ढूंढते हैं वो, तो राइट नहीं, विनेबल कैंडिडेट ढूंढते हैं। विनेबल कैंडिडेट, या तो उनको दिखता है कि ये बंदा चुनाव जीत सकता है अपने। अब वो कैसे जीता मेरे को मतलब नहीं, बूथ लूट के जीते, क्या करके जीते, मेरे को उससे क्या मतलब है, मेरा एक सीट जीत के लेते आएगा ये। तो पार्टी फिर उसको टिकट दे देती है। तो पार्टी ऐसे उसको सपोर्ट करती है। और उस वो जो बंदा है कैंडिडेट जो बाहुबली, उसको भी सिंबल की जरूरत होती है चुनाव जीतने के लिए। सिंबल होने से थोड़ी ज्यादा लेजिटिमेसी बढ़ जाती है, वोट्स बढ़ जाते हैं, तो वो भी उसका टिकट ले लेता है। तो वो फिर एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं एक तरीके से। पार्टी को भी उसको जरूरत है, उसको भी पार्टी की जरूरत है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप, जैसे एक एरिया का कोई बाहुबली है, सबको पता है कि ये क्रिमिनल है, इसने बहुत लोगों की जान ली है, बहुत परेशान करता है लोगों को। कुछ लोग तो चाहकर भी सपोर्ट, मतलब चाहकर भी सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग ना चाहकर भी सपोर्ट उनको करना पड़ता है। ये इसलिए है कि दैट वो जो बाहुबली है वो लोगों की हेल्प करते हैं उस एरिया में, क्योंकि मैंने देखा है कल्चर कि उनके यहाँ वो सुबह सभा लगती है, सभा लगाते हैं अपनी अपनी, आप अपनी प्रॉब्लम्स आइए। उधर कोर्ट रूम्स में नहीं जा रहे लोग, उनकी सभा में आ रहे हैं, शादियां करवा रहे हैं गरीबों की, एंड वो दान दे रहे हैं, ये सारी चीजें। क्या इसने उनको ये पावर होल्ड करने का मौका दिया? मल्टीपल। एक तो वो भी रीजन है कि अगर उस व्यक्ति ने कुछ 100, 500, 1000 लोगों की मदद कर दी है, तो वो लोग हमेशा तो उसके रहेंगे, लॉयल हमेशा रहेंगे। अब उसे क्या मतलब है कि उसने किसका मर्डर किया, किसका मर्डर नहीं किया, वो कितना पढ़ा लिखा है, नहीं मतलब है। एज अ ह्यूमन बींग्स आप बहुत प्रैक्टिकली सोचो ना, पहला वो है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का हो सकता है उन्होंने मदद नहीं की हो, लेकिन मान लीजिए उसकी जाति से आते हैं। अब उसको क्या लगता है कि आज तो पता नहीं, लेकिन कल को अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो पुलिस तो मदद करने वाली है नहीं मेरी, इसी के पास तो मैं जा सकता हूं, तो मैं दूसरे को क्यों वोट दूं, मैं इसी को वोट दूंगा। वो भी एक सेक्शन है। तीसरा, बहुत सारे लोग डर से भी वोट देते हैं। डर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उसी कैंडिडेट से डर कि यार यहां से अगर उसको कम वोट पड़ेगा तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगी, एक वो। और दूसरा उसके विरुद्ध जो है उससे डर कि यार इससे हमें बचाने के लिए यही बचा सकता है, वो दूसरे वाले गुंडे से ये मुझे बचा सकता है, तो इसको वोट दो। दोनों तरीके से काम करता है डर, जिसको वो बोलते थे प्रोटेक्शन मनी। करेक्ट, प्रोटेक्शन वोट हो गया। मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे वरना आपका खेल खत्म हो सकता है। अब मान लो दो गुंडे हैं, दो बाहुबली है, मुझे पता है उससे मुझे बचाने के लिए यही बचा सकता है, तो मैं बोलूंगा भाई इसे किसी तरह से जिताना है, नहीं तो वो हमें जीने नहीं देगा।
दैट वाज द कल्चर दिस, इसी वजह से इनकी जड़ें Still, मजबूत हुई। बाहुबली अभी भी बहुत सारे जो जीतते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से जीतते हैं, लोग उनके साथ आते हैं। बहुत हम लोग ठीक है बहुत ग्रैंड लेवल पे बात करते हैं, सोसाइटल लेवल पे कि पढ़ा लिखा को वोट दो, अच्छे इमेज वाले को, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन एक आम व्यक्ति जो अपनी रोटी की जद्दोजहद कर रहा है, जिसे पता है कि कल को मुझे कोई दिक्कत होगी, छोटी सी प्रॉब्लम होगी, यही मेरी मदद कर सकता है, तो उसके साथ जाएगा ना। उसको इतना सोसाइटल और कंट्री लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की फुर्सत या सोच थोड़ी है। सही बात है, अगर कोई उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो उसी को जिता रहे हैं, बिल्कुल वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने कहा था एक पॉडकास्ट में दैट कास्ट आर्मी बनी थी बिहार में, एंड रणवीर सेना, एमसीसी एंड नक्सल ग्रुप्स, क्या ये सिविल वॉर था या एक पॉलिटिकल एजेंडा? व्हाट डू यू थिंक? तो इसकी शुरुआत हमें समझनी होगी थोड़ी सी। बिहार में आप देखेंगे, कंट्री के दूसरे राज्यों में भी, बिहार में भी कास्ट डिवाइड्स बहुत है ना, बहुत ज्यादा। और कास्ट डिवाइड्स के कारण क्या होता है कि एक तो वो फीलिंग की अस वर्सेस देम, और दूसरा इकोनॉमिक डिवाइड भी क्रिएट हो जाता है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी बीच में। क्या ये जो क्राइम कल्चर इन दो स्टेट्स में ही सबसे ज्यादा बड़ा, ये इसी वजह से भी है क्योंकि रिलीजन और कास्ट का यहाँ पे बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है? बिकॉज दिल्ली, पंजाब, इन सब में मतलब आई थिंक कि दैट कास्ट सिस्टम उतना ही है, बट इधर थोड़ा ज्यादा है। मे बी नॉट। सो सी अगेन, कास्ट के कारण क्राइम बढ़ा मैं नहीं मानता हूं। कास्ट के कारण अलीजेंसेस होते हैं। सो क्या होता है, जैसे एक बाहुबली कोई बना या नेता कोई बना या बड़ा दबंग कोई बना, तो बहुत सारे लोग उसका सपोर्ट बस इसलिए कर देंगे कि मेरी कास्ट का है, तो उससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। लेकिन शुरुआत वहां से मुझे नहीं लगता होती, ठीक है। और ये तो कहीं भी होता है कि अगर कोई एक दबंग बनता है, बाहुबली बनता है, साउथ में भी आप जाओ या किसी भी स्टेट में चले जाओ, तो उसकी जो कास्ट वाले या जो भी उससे किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो उसके साथ हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, बुरा है तो क्या हुआ, अपना ही है, नहीं अपनी कास्ट का। तो वो है। तो चूंकि कास्ट डिवाइड है तो इकोनॉमिक डिवाइड भी हो जाता है। अब इकोनॉमिक डिवाइड कैसे होता है? जो सबसे निचली जातियां हैं, दलित जातियां हैं, आप देखेंगे इकोनॉमिकली भी सबसे पीछे होती है। उनके पास जमीनें नहीं होती है, उसमें से आप देखेंगे मेजॉरिटी के पास जीरो जमीन है खेती की, तो जनरली दूसरे के खेतों में मजदूरी करेंगे, है ना। तो उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब रही। डिग्निटी भी नहीं मिलती थी, मजदूरी नहीं मिलती थी ढंग से, औरतों के साथ बदतमीजी की जाती थी, गालियां देके बात की जाती थी। जो बेसिक डिग्निटी होती है, उनके बच्चे उसी स्कूल में नहीं जा सकते थे, उनके उन्हीं चबूतरों पे वो लोग बैठ नहीं सकते थे सामने में बात करने के लिए, उनके सामने के घरों से गुजर नहीं सकते थे। उनका शोषण होता था बहुत बहुत। और इस कारण से कास्ट डिवाइड, इकोनॉमिक डिवाइड, डिग्निटी, हर चीज में वो ना बहुत दरार बनती गई। और देखेंगे अब 60-70s के दशक में थोड़ा एक असर्शन आने लगा। दलित जातियां तो तब तक भी नहीं, लेकिन जो ओबीसी बीच वाले कास्ट जो है, उसमें कम से कम वो अवेयरनेस और असर्शन आने लगा। जब लोहिया आए और समाजवादी राजनीति की शुरुआत हुई, तो असर्शन आया कि हमें भी अपना हक चाहिए, हमें भी वो इज्जत चाहिए, हमें भी वो पार्टिसिपेशन, हम भी कुछ है ना, हम भी कुछ है। तो धीरे धीरे वो पार्टिसिपेशन आया, फिर धीरे धीरे वो सीप इन किया दलित कास्ट में भी। साथ ही साथ नक्सलाइट मूवमेंट बंगाल में शुरू हुआ। नक्सलाइट मूवमेंट का फीचर थोड़ा सा लगता है, क्लास बेस्ड था, उसमें जाति इन्वॉल्व नहीं थी। उसमें था कि अमीर वर्सेस गरीब, हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स। लेकिन जब वो बिहार में आया, तो बिहार में आके वो भी जाति में तब्दील हो गया, क्लास के बजाय, क्योंकि अमीर गरीब तो हर एक जाति में हो सकते हैं, लेकिन वो जाति में तब्दील हो गई। और ये 90 आते आते आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका था ऑलरेडी। लेकिन सिर्फ बिहार में नहीं था, ये बहुत स्पेसिफिक मैं कहना चाहूंगा, यूपी में भी था, एमपी में भी था, बाकी राज्यों में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे। बिहार में फिर लालू मुख्यमंत्री बनते हैं और वो इस कास्ट डिवाइड को बहुत इलेक्टोरली भुनाते हैं। वो देखते हैं कि अगर एक ग्रुप को मैं कंसोलिडेट करके अपने साथ कर लूं, तो हमेशा मेरा वोट बैंक वो चलता रहेगा और पॉलिटिक्स में रहूंगा लंबे समय तक। और अपने साथ किसी एक वर्ग को करने के लिए आपको किसी को कॉमन दुश्मन बनाना पड़ता है, राइट। तो उन्होंने कहा अकड़ी जातियां हैं जो तुम्हारी दुश्मन है सब। तो पिछड़ी जातियों ने कहा कि ये मेरा हीरो है, और वो जितना अकड़ी जातियों को गालियां देते, अकड़ी जाति भी वापस उनको गाली देते लालू को कि ये गलत नेता है, ये है। और पिछड़ी जाति उनके साथ खड़ी हो जाते लालू जी के, नहीं ये हमारा नेता, ये तो सही बोल रहा है। उनको लग रहा था कि ये हमें आगे हमारे लिए बोल, करेक्ट। तो वो खाई और बढ़ती गई। और ये खाई बढ़ने का ही रीजन था कि
ये जो एक खाई थी, जो विद्वेष था, जो एक तरह से कटुता थी, वो धीरे धीरे मैसेकर्स में बदलने लगे, नरसंहार में बदलने लगे। नक्सलाइट्स एक तरफ से अटैक करते और गांव के गांव साफ कर देते, लोगों के जितने पुरुष होते सबको मार दिए जाते गले रेत के। फिर इधर से जो दूसरी कास्ट के आर्मीज होते, जैसे रणवीर सेना, बाद में उसके पहले भी बहुत सारी आर्मीज आई। हर एक कास्ट के अपने अपने आर्मीज थे। एक समय में 14 कास्ट आर्मीज थे बिहार में। 14 कास्ट आर्मीज, 14 कास्ट आर्मीज, सब अपने अपने। अब वो दूसरी तरफ से मारे दूसरे गांव के लोगों को। और ये हो इसलिए पाया, मुझे लगता है, एक तो है कि एक आध इंसिडेंट हुआ तो स्टेट ने इंटरवीन किया और रोका, मान लीजिए, लेकिन वो लगातार चलता रहा। आप देखिए, और बिहार ही सिर्फ एक ऐसा स्टेट है पूरे देश में जहां से कास्ट मैसेकर्स हुए, और किसी स्टेट में नहीं हुआ। तो इसका कोई तो स्पेसिफिक रीजन होगा। बिल्कुल। और वो स्पेसिफिक रीजन ये था कि स्टेट ना सिर्फ एब्सेंट था, बल्कि स्टेट कंप्लिसिट था, उसमें इन्वॉल्व था बहुत बुरी तरीके से। स्टेट ने उसमें एक पक्ष को सहायता प्रदान की मैसेकर्स में। जो जिस एमसीसी ने इतने सारे नरसंहार किए, उसका एरिया कमांडर फिर लालू जी के टिकट पर, पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है। और 95 के इलेक्शंस में चुनाव प्रचार में उनके साथ जीप पे घूमा। तो फिर दूसरी साइड ने भी अपने आर्मीज बनाए, और ये कास्ट मैसेकर्स का सिलसिला चलता रहा। और करीब 60 ऐसे मैसेकर्स हुए बिहार में पूरे 90 के दशक में। गांव के गांव साफ कर दिए जाते, रात में 500 लोग आते, पूरा गांव घेरते, सारे पुरुषों को निकालते, गला रेत देते, गोलियों से भून देते, और गांव के बाकी लोग फिर डर के मारे भाग जाते गांव छोड़ के। तो स्टार्ट में भी हुआ वो एक सिविल स्ट्राइफ के कारण, गैप के कारण, लेकिन बाद में उसको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा यूज किया गया। जब वो ये नेता थे, ये जो बाहुबली थे, जब ये नेता बन गए तो उन्होंने पूरा पावर का यूज करा उस टाइम, किया ना। और फिर वो सपोर्ट भी वैसे ही करते थे, ये देख के कि मेरे कास्ट का है या नहीं। जैसे कोई मैसेकर होता है तो आप तो उसको कंडेम करोगे ना किसी भी हाल में, बिल्कुल, कि गलत हुआ है। लेकिन नेता भी उसको ये देख के करते थे कि मेरी कास्ट वाले मरे हैं कि मारा है उन्होंने। तो राबड़ी देवी इनफैक्ट मुख्यमंत्री थी, और एक नरसंहार हुआ था सेनारी में, जहानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पे उसमें 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और राबड़ी देवी से पूछा गया कि सेनारी में नरसंहार हो गया, आप कब जा रही हैं? साधु यादव नहीं, मतलब एमसीसी ने नरसंहार किया था, ओके, ठीक है, सेनारी में। और तो राबड़ी देवी से पूछा गया कि आप कब जा रही हैं वहां पे, 34 लोगों की हत्या हो गई वहां पे। तो उन्होंने कहा मैं वहां पे क्यों जाऊं, वो लोग मेरे वोटर थोड़ी है, दूसरी जाति के। मतलब पॉलिटिक्स ने काफी बांट दिया था लोगों को, बिल्कुल, कास्ट, रिलीजन, इन सब चीजों के चक्कर में बहुत ज्यादा डीपन कर दिया और खतरनाक बना दिया। सेम एज इन यूपी, मैं वही कह रहा हूँ, कास्ट डिवाइड्स तो यूपी में भी है उतने ही स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, दूसरे स्टेट्स अभी छोड़ भी देते हैं। इधर भी मैं देखता हूँ ठाकुर एंड लाइक है ना कास्ट डिवाइड्स। लेकिन यूपी में क्यों नहीं नरसंहार हुए? एक भी ऐसा बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ। बिहार में ऐसे 60 हो गए। तो कुछ तो दोनों में डिफरेंस हुआ होगा, और वो डिफरेंस बस यही था कि डिवाइड्स तो थे ही, लेकिन यहाँ पे उसको पॉलिटिकली यूज किया गया बहुत स्ट्रांगली। और उसके कारण जब वो नरसंहार होते रहे, तब भी स्टेट ने उसमें घुस के उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। क्या इसमें ये सब कुछ होता रहा सर, ये सारी चीजें होती रही, क्या इसमें आपको लगता है इलिटरेसी इसलिए बढ़ती गई क्योंकि उस समय कोई इन सब चीजों पे देखने वाला था ही नहीं, लिटरेसी बढ़ती गई इन चीजों की वजह से? लिटरेसी पहला कारण है ऐसी चीजों को होने का। जो लोग मार रहे हैं, जो ऐसे कास्ट आर्मीज का हिस्सा है, फॉर्म कर रहे हैं, और फिर भी ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सबसे प्राइम रीजन ही ये है कि पहला, एक तो अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा नहीं है, समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। right. जो सोसाइटी एजुकेटेड हो जाएगी, जिसको हम सभ्य समाज बोलते हैं, शिक्षित समाज, उसमें अगर कोई चाहेगा भी कि ऐसे कास्ट के नाम पे, जैसे आज अगर कहते हैं, बिहार तो आज भी वही है, बिल्कुल, आज अगर कोई कोशिश करे कास्ट आर्मी बनाने की, अपने सारी जाति वालों के पास जाए, बोले हम कास्ट आर्मी बनाएंगे, सब दूसरी जाति वालों को मारेंगे, तो आज उनको सपोर्ट मिलेगा क्या? इतना नहीं। आज बना पाएंगे क्या? कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। एक भी नरसंहार कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, दे नो, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉ का डर है। राइट, पता है कि अभी करेंगे तो दूसरे दिन पकड़े जाएंगे, सबके सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, करने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, अगर कर भी लिए गलती से तो उसके बाद तो खत्म हो ही जाएंगे। एक डर है लॉ का। बिल्कुल, राइट। सर, जंगल राज, पकड़वा विवाह, पेपर लीक, माफिया, किडनैपिंग एक बिजनेस मॉडल बन चुका था, राइट? क्या ये बिहार की आइडेंटिटी बन चुकी थी उस वक्त पे? बहुत ज्यादा, क्योंकि
अब क्या होता है, उस समय तो थोड़ी सोशल मीडिया थी नहीं, मीडिया का बहुत लिमिटेड प्रेजेंस था, दूरदर्शन था, डीटीएच चैनल्स तक नहीं थे, ज्यादा ज्यादा क्या था, बॉलीवुड था, रेडियो था, भोजपुरी सिनेमा था, बॉलीवुड का बहुत प्रभाव था, राइट। तो बिहार की जो फीचर्स जनरली दिखाए जाते थे, बताए जाते थे, या वहां से लोग जो भी निकल के जाते थे वो स्टोरीज सुनाते थे, वो ऐसी स्टोरीज होते थे, क्राइम के स्टोरीज होते थे, या इसी प्रकार के स्टोरीज होते थे कि हमारे यहाँ ऐसे पेपर लीक हो गया, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अपहरण होते हैं। अब बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो लोग पूछते थे कि बच्चों को बाहर क्यों पढ़ने भेज दिया, तो बताते थे कि वहां पे अपहरण हो जाता है। तो जो इमेज बनने लगा, वो इमेज सिर्फ इन्हीं वजहों से बनने लगा। अब जो चीज प्रोजेक्ट होगी आपके स्टेट की, या जिस स्टेट का जो आप बार बार सुनोगे, आपका इमेज वैसा बनने लगेगा। जैसे अभी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हर दिन वो मराठी वाला डिबेट मान लो लोग कर रहे हैं, तो अगर वो हर दिन चल रहा है, तो आपकी इमेज धीरे धीरे वैसी बन जाए, यार वहां नहीं जाना, यार वहां पे सब ऐसे करेंगे। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है एक छोटे एरिया में ही हो रहा हो, कुछ ही लोग कर रहे हो, लेकिन इमेज वही बन जाएगी। कश्मीर की इमेज ऐसी बन जाती है कि कश्मीर में तो हर दिन बम फटते हैं, वो शायद होता होगा 5 साल में एक बार, लेकिन इमेज वही बनती है क्योंकि वही न्यूज बाहर आता है। सही बात है। तो बिहार का वही इमेज बन गया कि यार वहां तो अपहरण हो जाते हैं, आप रोड पे चल रहे हो तो अपहरण कर लेते हैं लोग, कोई भी किसी को भी गोली मार देता है, बच्चों को स्कूल से उठा लेते हैं, कोई एग्जाम नहीं हो सकता, पेपर लीक हो जाता है। एक लेवल पे सच भी था, लेकिन वो और इन्फ्लेट हो जाता है वो इमेज। आज तक वो इमेज चला रहा है, आज भी ऐसा बोल देते हैं लोग, क्योंकि एक बार जो इमेज बन जाती है ना, इतनी आसानी से तो नहीं मिटती। बचपन में आपको किसी आपके अंकल ने बहुत बदमाश बच्चे के रूप में देखा होगा ना, तो 20 साल बाद ही मिलेंगे तो बोले अरे वो तो बहुत बदमाश था। सही बात है, वो इमेज बहुत लंबे तक टिकती है। दैट्स व्हाई आज तक ये सब बनी हुई है इमेज, राइट। सर, मुख्तार अंसारी, श्री प्रकाश शुक्ला, शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, क्या ये लोग अंडरवर्ल्ड के डॉन्स थे या पॉलिटिकल सीईओज थे? व्हाट डू यू थिंक? शुरुआत इनमें से सबने श्री प्रकाश शुक्ला को तो छोड़ दीजिए, कहीं पॉलिटिक्स में आ नहीं पाया, उससे पहले मारा गया। इन सबने शुरुआत तो बाहुबली के तौर पर ही करी, पेटी क्राइम से शुरुआत करी, फिर बड़े क्राइम्स किए, पॉलिटिकल क्राइम्स किए, चुनाव लड़ा, जीते। ये जनरल स्टोरी आप देखेंगे ज्यादातर बाहुबलियों की। होता क्या है कि जब तक आप एज अ क्रिमिनल रहते हो तो कम से कम थोड़ा डर रहता है। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला का आप केस देख लें, उसने इतने बड़े क्राइम्स किए, उसने वीरेंद्र शाही की हत्या की लखनऊ में दिन दहाड़े AK-47 से। उसने कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनकी सुपारी ले ली थी, कल्याण सिंह को मारना है ना, लेकिन वो पॉलिटिशियन कभी नहीं बना था, और इसलिए STF ने उसे फिर मार गिराया। पॉलिटिक्स में आने का फायदा क्या होता है क्रिमिनल्स का, कि एक तरह से लेजिटिमेसी मिल जाती है, आप माननीय हो जाते हो, तो फिर पुलिस भी आपको अगर गिरफ्तार भी करने की तो इज्जत से गिरफ्तार करेगी, हथकड़ी लगा के आपको नहीं ले जाएगी, राइट। और आपको गिरफ्तार करने के पहले वो पूरा केस बनाएगी, जस्टिफाई करेगी क्यों गिरफ्तार करना है। मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा मिलेगा कि MLA या MP को गिरफ्तार कर रहे हैं, मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो एक लेजिटिमेसी और इम्यूनिटी एक प्रकार की मिल जाती है। इसीलिए आप देखेंगे आइडेंटिटी बन जाती है, एक नेता की आइडेंटिटी तो पहले भी, लेकिन आइडेंटिटी पहले सिर्फ ब्लैक होती है, इसलिए पॉलिटिक्स में आते हो धीरे धीरे व्हाइट हो जाती है ना, फिर आप सफेद कुर्ता पहनने लगते हो। तो इसलिए आप ज्यादातर बाहुबली को देखेंगे कि जब उसे डर लगने लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो बोलता है कि मुझे पॉलिटिक्स में अब आना चाहिए, तभी मैं बच पाऊंगा। और पॉलिटिक्स में आने के बाद वो बच जाते हैं ज्यादातर। फिर अगर केस है भी तो चल रहा है आराम से केस इंडियन कोर्ट्स में, क्या फर्क पड़ता है फिर। और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होती थी क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स करते थे। अब डिपेंड करता है, एग्जैक्टली। ज्यादातर बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्राइम को इस लेंस से देखती है कि मेरी पार्टी का है, उसकी पार्टी का है, मेरा आदमी है कि उसका आदमी है। तो अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद इतने खूंखार बन पाए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने दम पर बन गए, वो इस दम पर बने कि उस समय की जो सरकारें थी उसने उनको समर्थन दिया। वो जब क्राइम्स कर रहे थे तो सरकारों ने आंख मूंद ली, सरकारों ने जो वहां के पुलिस महकमा था उसको कह दिया कि तुम चुप रहो। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे अतीक अहमद के ऊपर 150 से ऊपर केस थे, 150 केसेस। मुख्तार अंसारी के ऊपर आप देख लीजिए 100 से ऊपर केसेस, और सम ऑफ दीज केसेस आर सो वेल नोन, पब्लिक, दिन दहाड़े। लेकिन अब वो अखिलेश यादव की सरकार में विधायक हैं, मंत्री हैं,
उनका उनका दबदबा है पूरे पूरे उस एरिया में उनसे पूछे बिना कुछ डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो पुलिस भी देखती है ना कि यार मुख्यमंत्री इससे पूछता है, मुख्यमंत्री इसको इतना सम्मान देता है, तो मैं कौन होता हूं? तो उसके विरुद्ध अगर कोई केस भी आएगा तो पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। जजेस रिक्यूज कर ले रहे थे ना, उसके ऊपर जब केस चला अतीक अहमद के ऊपर, 11 इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने अपने आप को हटा लिया कि इसका केस मैं नहीं सुन सकता। तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ना। और ऐसे बहुत सारे बाहुबलियों के साथ हुआ है कि उनकी पेशी थी तो जजी ने आने से इनकार कर दिया, जजों ने आने से इनकार कर दिया, गवाह मुकर जाते थे। किसकी हिम्मत होगी एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े होकर गवाही देने की? फाइनली अतीक अहमद जिसमें फंसा भी और फिर जेल भी गया, वो क्या केस था? जो राजूपाल मर्डर केस में वो गवाह को इसने कोर्ट प्रेमाइसिस से मरवा दिए। तो गवाह को पता होता था कि मेरा नाम गवाही में चढ़ेगा और मैं मारा जाऊंगा। शहाबुद्दीन ने, जो चंदा बाबू के 2 बेटों का हत्या हुआ था, और तीसरा बेटा जो गवाह था, उसकी गवाही के 1 हफ्ते पहले हत्या करवा दी। उनको पता होता था गवाह अगर मैं बना तो फिर मेरी जान को खतरा है बहुत सारा, तो गवाही कौन देगा? सर आपने अभी एक नाम लिया शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता है कि वो सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक था। क्यों ऐसा, क्यों शहाबुद्दीन को एक आइडेंटिटी दी गई? मतलब वो सबसे खूंखार था। ये खूंखार इसलिए क्योंकि जिस समय बिहार में लालू जी की सरकार थी, शहाबुद्दीन मैन फ्राइडे जैसे बोलते हैं ना, राइट हैंड मैन, लालू जी का राइट हैंड मैन थे। अच्छा। एक बीच में फोन कॉल लीक हुआ था दोनों के बीच का, लालू जी का और शहाबुद्दीन का। उसमें लालू जी शहाबुद्दीन को बोलते हैं कि देखो बहुत परेशान कर रहा, थोड़ा देख लो उसको। शहाबुद्दीन बोलते हैं कि चिंता मत करी, उसका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार का रिलेशन था दोनों का। और उस एरिया में, शिवान का जो एरिया है, उस एरिया में शहाबुद्दीन के से पूछे बिना कुछ नहीं होता था। डीएमएसपी भी उससे पूछे बिना कुछ नहीं करते थे। 1995 में आप देखेंगे शहाबुद्दीन ने वहां का जो एसपी था उस पे उसकी जान लेने की कोशिश की और वो किसी तरह से बच पाया, एसपी जिले का। शहाबुद्दीन के घर पे जब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जाता है रेड करने, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने जो मर्डर का आरोपी था, तो शहाबुद्दीन उसको थप्पड़ मार देते सबके सामने। तो इस प्रकार का दहशत था कि सब लोग जानते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो भी इसके कब्जे में, कब्जे में, उससे पूछ के आगे, उसे पूछे बिना वो कुछ करता नहीं है। तो आम व्यक्ति की हिम्मत कैसे होगी? तो आम व्यक्ति तो उसकी तस्वीर लगाते थे अपनी दुकानों में शहाबुद्दीन, और डरते थे। उनको पता था कि शहाबुद्दीन के साथ रहने से जिंदा रहेंगे, लेकिन इसका तो जिंदा नहीं, तो आम आदमी तो जिंदा रहना चाहेगा पहले ना। और शहाबुद्दीन का पता था उनको कि बाद में जब शहाबुद्दीन के घर पे रेड पड़ी फाइनली, तो शहाबुद्दीन के घर से नाइट विजन गॉगल्स निकले, लेजर गाइडेड गन्स निकली। AK-47 तो कॉमन बात थी उसके लिए, और उसके जो गन्स थे उस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मुहर थी। अच्छा। ISI से लिंक्स थे। इनफैक्ट देयर इज अ फॉर्मल रिपोर्ट, उस समय के डीजीपी थे डीपी ओझा, उन्होंने एक फॉर्मल रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर आर एस्टैब्लिश्ड ISI लिंक्स बिटवीन शहाबुद्दीन एंड ISI, और उनके वेपन्स थे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे यूपी बिहार में सर ये बाहुबलीज अपने जो इनके नेटिव गांव से लोग निकले थे, गैंगस्टर्स बने थे, उनका रूल चलता था। बट मुंबई में अंडरवर्ल्ड टाइप का रूल था, अंडरवर्ल्ड था। ये कभी यूपी बिहार में इतना नहीं हुआ, राइट? दोनों का नेचर अलग है। आप देखिए अंडरवर्ल्ड क्यों और कैसे डेवलप हुआ, इकोनॉमिक रीजन से डेवलप हुआ अंडरवर्ल्ड वहां पे। आप देखेंगे जब 60-70s के एरा में स्मगलर्स थे वो बने, ये अंडरवर्ल्ड के डॉन्स, सारे स्मगलिंग से शुरुआत हुई। बिल्कुल। क्योंकि मुंबई कोस्टल एरिया में था, इकोनॉमिक रीजंस थे, चाहे गोल्ड की स्मगलिंग हो, ड्रग्स की स्मगलिंग हो, जो भी, राइट। तो और वो इकोनॉमिक रीजन से फिर आपस में राइवलरी हुई, मैं बड़ा कि तुम बड़ा, एंड एक एक गैंगस्टर्स थे, एक दूसरे को मारा उन्होंने, वो बड़ा होते गए। जो बिहार झारखंड में था, इकोनॉमिक एक पार्ट बोल सकते हैं आप, उसका एक पार्ट था कि रिसोर्सेज पे कंट्रोल और ठेके पट्टे लेना, लेकिन उससे ज्यादा सोसाइटल रीजन बहुत स्ट्रांग। दबंग इसलिए नहीं बनना कि मेरे को वो ठेका ले लेना है, दबंग इसलिए बनना है क्योंकि मेरे को मजा आएगा दबंग बन के। मतलब मैं चलूं तो 50 लड़के मेरे साथ, रॉब होना चाहिए, रॉब होना चाहिए। तो सोसाइटल वाला जो वैल्यू है ना दबंगई का, वो ज्यादा था, और लोग भी उसको आइडल करते हैं। तो इसीलिए लोग बनना चाहते हैं ना। अभी सब देख रहे हैं कि अरे वो भैया आते हैं तो सब लोग उनके पांव पे गिर जाते हैं, मुझे भी ऐसा ही बनना है। लाइक वो जो मिर्जापुर में हमें दिखाया गया है, बिल्कुल, मुझे भी भैया के जैसा बनना है, सब मेरे पांव पे गिर जाएंगे। पैसा तो आ ही जाएगा, इकोनॉमिक वो ठेके पट्टे तो बाद में आ ही जाएंगे, सोसाइटल रीजन ज्यादा बड़ा था। अच्छा, जैसे जो मैं आजकल
बनती हैं, फिल्में बनती हैं या OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज बनती हैं, जो उनमें चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो कितने हद तक आपको लगता है रियल है या इससे भी वर्स था रियल सिनेरियो? तो जो चीजें दिखाई जाती हैं वो ड्रामेटाइज्ड रहती हैं, राइट। तो उसका जो तरीका आपको दिखाया जाता है वो उतना रियलिस्टिक नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आमने सामने बैठ के हम लोग एक दूसरे को वो बंदूक तान दी और फिर भी वो डायलॉग मार रहा है, और फिर शायद वैसे मर्डर्स ना हो। राइट। वो बंदूक देखकर किसी की भी हालत खराब होगी, छुप के पीछे दीवार के पीछे से ही गोली चलेगी और कोई मरेगा। या गोली चल रही है, मैं सामने जाके वैसे फायरिंग कर रहा हूं, नहीं होता। राइट। तो तरीका वो ड्रामेटाइज्ड होता है, लेकिन जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन आप बोलते हैं वो मैं मानता हूं वो लोग डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे जितना था, क्योंकि क्राइम से ज्यादा खतरनाक क्या होता है, मौत से ज्यादा खतरनाक क्या होता है? मौत का डर। राइट। मरने के बाद किसी को थोड़ी पता है क्या हो रहा है, जब गोली चली गई तब आप क्या कर लोगे, लेकिन लीडिंग अप टू दैट कि वो मुझे मार सकता है, वो मुझे मार सकता है, वो डर कोई डिपिक्ट नहीं करवा सकता आपको, वो आप मूवीज या उसमें दिखा नहीं सकते हो। तो जब कहीं के लोग डर के साए में जी रहे हैं, वो क्या फीलिंग होती है उसको डिपिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। राइट। एंड हेंस उसकी ग्रेविटी। तो किसी जगह पे मान लीजिए सिवान में कोई कहे कि दिन में एक मर्डर होता था, तो कौन सी बड़ी चीज है, अरे लाखों लोग हैं, एक ही मर गया तो क्या फर्क पड़ता है। अगेन वो नंबर्स नहीं बता पाएंगे ना क्राइम की इंटेंसिटी। अब वो मर्डर एक है कि हो सकता है छुप छुपा के हो गया हो, एक है हो सकता है किसी ने सुपारी ली और उसको कहीं कोने में मार दिया, और एक है कि दिन दहाड़े बीच बाजार सड़क के बीच में मार दिया। देयर इज अ डिफरेंस। एक मर्डर, लेकिन उसके मोडालिटी से बहुत फर्क पड़ता है कि माहौल उसका क्या बनेगा। अगर दिन दहाड़े बीच बाजार में मर्डर हुई तो उस बाजार का कोई भी व्यक्ति कल को उसकी हिम्मत होगी उसे हफ्ता मांगने आएगा तो हफ्ता नहीं देगा। बिल्कुल। तो दैट डिपिक्शन मुझे लगता है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज नहीं दर्शाई नहीं जा सकती। somebody can only do if they have lived in that fear. राइट। जो उसमें रहा है, सहा है जिसने। सर, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था सीएम के साले पे मर्डर का केस था और जेल के एक रॉयल सूट थी। क्या बिहार में, यूपी में एक टाइम पे पावर सबसे बड़ा कानून थी? है ना। रॉयल सूट मतलब स्वीट दिया हुआ था उनको जेल में। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। शहाबुद्दीन जब फाइनली पकड़े गए, जेल गए, अब तो एक तो ट्रेंड देखेंगे, सबसे पहले ये लोग जब भी इनको सजा होती है तो सबसे पहले इनके दिल में दर्द की शिकायत होती है, राइट। तो फिर इनको हॉस्पिटल भेजा जाता है जांच के लिए, और डॉक्टर सब अपने ही होते हैं, तो हाँ जांच है तो इनको आराम की जरूरत है, हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। तो शहाबुद्दीन को हॉस्पिटल में रख लिया गया और पूरे एक हॉस्पिटल का फ्लोर खाली करवा दिया गया इनके लिए, उसमें भैया रहेंगे, और उसमें उनकी दरबारें चलती रही। वैसे ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, फोन पे बात हो रही है। मतलब जो बाहर था वो अब जेल में हो रहा है। करेक्ट। और उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे देखेंगे, जेल में व्यक्ति बंद है एक्चुअली, लेकिन सुबह 10 बजे मैं जाऊंगा वहां पे एक शादी के समारोह में, तो सुबह 10 बजे निकले, फिर शादी समारोह में गए, फिर उससे मिले, फिर शाम को वापस आ गए, फिर सो गए जेल में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो जेल में उनके लिए एक स्पेशली तालाब खुदवाया गया ताकि वो ताजी मछलियां खा पाए। जेल के अंदर? जेल के अंदर उनके लिए बैडमिंटन कोर्ट वहां बनाया गया, और एक पुलिस का ऑफिसर आता था, उनके सुबह के न्यूज़पेपर लेके उनके कपड़े प्रेस करा के उनके साथ बैडमिंटन खेलता था। अच्छा, आई वांट टू नो, ये सब पहले की बातें हैं। आज अगर कोई इस लेवल का कोई पर्सन हो या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन अगर जेल जाता है या कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, तो क्या आज वो ये सब फैसिलिटीज लेता है? आज भी होती हैं ये सब चीजें कहीं ना कहीं? बहुत एक्सट्रीम्स में नहीं हो पाएगी अब, थोड़ा सा। अब कोई तालाब खुदवाना चाह रहा है और बैडमिंटन कोर्ट बनवाना चाह रहा है, थोड़ा मुश्किल है अब, क्योंकि चीजें डिजिटलाइज हो गई, राइट? डिजिटलाइज हो गई, इतने आईज है हर चीजों पे ना, थोड़ा विजिबिलिटी है, आईज है, लॉ एंड ऑर्डर हैज कॉट अप टू अ सर्टेन लेवल, आम जनता की अवेयरनेस ज्यादा है, तो वो चीजें हैं। लेकिन अभी भी जेल्स में बहुत करप्शन है। जेल्स में फोन पे बात नहीं करते हैं क्या क्रिमिनल्स? करते हैं, बिल्कुल। अंदर से डायरेक्शंस नहीं देते हैं क्या? देते हैं। कितने सारे रीसेंट मर्डर्स हैं जिसमें पता चला कि जेल के अंदर से डायरेक्शन गया था, क्योंकि जेल के अंदर भी जो लोग हैं, जो पुलिस वाले या जेलर्स वाले लोग हैं, सब इंसान ही है ना, वो भी तो करप्टिबल है। जेल के अंदर जो भी चीज आपको चाहिए आपको मिल जाती है पैसे से, सिगरेट चाहिए सिगरेट मिल जाती है, दारू चाहिए दारू मिल जाती है पैसे से। तो करप्शन तो अभी भी है। फोन्स हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स, ये सब पाए गए हैं ना। कई बार जेलों पे रेड होते हैं तो इस प्रकार के आप न्यूज सुनते होंगे कि सारे सुख सामान रखे हुए हैं। एक वीडियो रिलीज हुआ था इनफैक्ट यहीं के तिहाड़ का, याद होगा आपको, मंत्री जो थे आप वाले, वो मालिश करवा रहे हैं।
मतलब आज भी थोड़े बहुत लेवल पे होता है। बहुत ब्लेटेंट मुझे लगता है थोड़ा कमी आई है, बट अभी भी है, बिल्कुल है। सर, चारा घोटाला, कैट पेपर लीक, शिल्पी गौतम केस, पटना मर्डर केस, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा केस है जो भारत का असली कैरेक्टर को दिखाता है? भारत का असली कैरेक्टर तो ये सब नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी केसेस हैं सब बहुत ही मतलब कंडेमनेबल हैं। इस प्रकार की चीजें तो इसमें से सबसे ज्यादा बदनाम किसने किया मुझे लगता है बिहार को सबसे ज्यादा बदनाम किया होगा तो शायद चारा घोटाले ने किया होगा। क्योंकि आप देखेंगे आज भी चारा चोर, चारा घोटाला, ये शब्द इतने ज्यादा यूज होते हैं मीडिया में, जबकि इस स्कैम को हुए और लालू जी को पकड़े हुए, जो जेल गए हुए 97 में ये स्कैम अनर्थ हुआ था, 96-97 में, तो करीब करीब ऑलमोस्ट अब 30 साल होने को आए, लेकिन वो बिहार की पहचान बन के रह गई। चारा घोटाला की सबसे ज्यादा तो लोग हंसने लगे कि यार घोटाला भी चारा में, मतलब बाकी चीजों में रोड में सुना था, डैम्स में सुना था, बोफोर्स में घोटाला सुना था, इस प्रकार के। तो लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक तो क्यूरियोसिटी आ गई। एक्चुअली था पशुपालन विभाग का घोटाला था। अच्छा, नाम दे दिया चारा घोटाला। और उसमें एक कंपोनेंट था, क्योंकि जो पशुओं के खाने के लिए चारा मंगाना था उसमें भी घोटाला हुआ था, तो धीरे धीरे वो चारा घोटाला के नाम से ही फेमस हो गया। और सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी सबको ये होने लगी कि यार चारा में कोई कैसे घोटाला कर सकता है, मतलब एक जानवरों के खाने की चीज में। और उसने मुझे लगता है कि एक बहुत खराब इमेज दे बिहार को। उसका साइज भी बहुत बड़ा था उस समय, वो 900 करोड़ रुपए का घोटाला था। आप सोचिए कितने इंडिया के स्टेट्स जिनका उन समय बजट नहीं था इयरली 900 करोड़ रुपए का। राइट। और फिर बाद में उसमें बहुत सारे लोग इम्प्लीकेट हुए, जेल गए। लालू जी खुद जेल गए, उसके 3-3 मामलों में कन्विक्टेड हुए, जेल गए, जेल में रहे, पैरोल पे फिर बाहर आए। तो इसलिए मुझे लगता है वो बड़ा एक बदनामी दी उसने इस राज्य को। अगर मैं एक चीज बोलूं, बिहार में लालू यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, क्या ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने इन सब कल्चर को थोड़ा सपोर्ट करा, थोड़ा सहारा दिया, आगे बढ़ाया? तो मैं बोलता हूं हाँ, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या आया कि लालू यादव लगातार 15 सालों तक बिहार पे राज कर पाए। पहले खुद मुख्यमंत्री थे, फिर राबड़ी भी मतलब वही थे। मुलायम सिंह यादव लगातार इतने दिन राज नहीं कर पाए। तो असर और इम्पैक्ट जो होता है ना, वो जो लालू ने बिहार पे छोड़ा वो मुलायम सिंह नहीं छोड़ पाया, क्योंकि फिर मायावती आ गई, फिर बीजेपी की सरकार भी आई, फिर वो आए, फिर मायावती आई, तो वो चेंज होता रहा और इसलिए आधिपत्य उनका नहीं रहा। अगर 15 साल वो, क्योंकि आप देखिए जितने फेजेस में जब भी मुलायम जी की सरकार आई है, फिर अखिलेश यादव की भी सब भी सरकार आई है, तो लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन अ मैसिव इशू इन उत्तर प्रदेश। आपको अगर याद होगा, मायावती का जो कैंपेन था वो यही था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगा हाथी पर। सिर्फ यही था कि ये गुंडों को हटाओ। मेरे जो मदर फादर हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बताया था एक बार मायावती की सरकार आई थी 2003 और 2002 समथिंग 2000s में आई थी, एंड उन्होंने बहुत लोगों का एनकाउंटर कराया था। 2007 से 12 उनकी सरकार थी। यस, एंड 27, हाँ करेक्ट, 2007 से 12 मायावती जी की सरकार थी। एग्जैक्टली। तो बाकी चारों बहुत सारी चीजों में उनकी क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में उनको लोग मानते हैं। राइट। क्योंकि उसके पहले मुलायम जी की सरकार थी, उसके बाद फिर अखिलेश की सरकार आई। तो ये सब कहते हैं कि यार उस पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा, काफी मजबूत हुआ। बिल्कुल। और आम जनता को बहुत फर्क पड़ता है ना अच्छे लॉ एंड ऑर्डर से, क्योंकि वो काफी लोगों के बाहुबलियों के थोड़ा पीछे पड़ गई थी। एग्जैक्टली। एंड उन सबको जेल में डालना, भेजना पीछा। ऐसा देखा भी गया है। अब राजा भैया जेल में गए थे जी, उनके शासन में, है ना, एंड फिर वो जेल मंत्री बन गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, सी प्रॉब्लम ही होता है कि वो जेल गए, फिर मुलायम जी की सरकार आई तो वो बाहर आ गए, फिर जेल मंत्री बन गए। तो मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को ना कुछ चीजों में अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए कि यार बाकी सारे हमारे डिफरेंसेस असाइड है। जैसे जब देश का मैटर है, देश की सुरक्षा का मैटर है, तो कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। कुछ ऐसे बहुत मोरल इश्यूज है तो कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आए जब, इस प्रकार का कोई इशू, तो कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे, उस पर हम दिस एंड दैट नहीं करेंगे किसने किया। तो इसीलिए मुझे लगता है जब तक वो स्टेट्समैनशिप नहीं आएगी ना, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर सकता। फिर यही होता रहेगा कि 5 साल इनकी सरकार रहेगी तो अच्छी रहेगी लॉ एंड ऑर्डर, फिर उनकी आएगी तो खराब हो जाएगी। अभी भी लोग ये बोलते हैं कि दोबारा समाजवादी आ गए तो दोबारा खराब हो जाएगी। बिहार में भी आज तक। तो अब ये सोचिए आप, 2005 में लालू जी की सरकार चली गई, 20 साल हो गए,
आज भी आप बिहार में जाएंगे और पूछेंगे कि क्या आप आरजेडी को, लालू जी को वोट देंगे, तो बोलेंगे नहीं देंगे, कि नहीं तो अगर आ गया तो वही वाला दौर आ जाएगा। तो सोचिए क्राइम कितना ज्यादा होगा कि 20 साल पुराने दौर से भी लोग आज डरते हैं कि नहीं और कुछ भी चलेगा, वो वाला नहीं चलेगा, वो वाला दौर नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चल जाएगा वो नहीं चलेगा। अच्छा सर, ये क्या है, बड़ा एक यूपी की एक बड़ी फेमस बेल्ट है पूर्वांचल। हाँ भाई पूर्वांचल के बाहुबली हैं। यूपी की एक साइड में इतना प्रभाव नहीं है इन सब चीजों का, बट एक साइड में इतना ज्यादा है क्योंकि वो बिहार के बॉर्डर है, इस वजह से। नहीं, कल्चरली स्टेट्स तो हमने बनाए ना। पहले बिहार क्या था? बंगाल था। उड़ीसा क्या था? बंगाल था। उत्तर प्रदेश क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस था, फिर उत्तर प्रदेश बना। तो स्टेट्स हमने बनाए, उसके बाउंड्रीज हमने बना दिए फिजिकली, लेकिन बहुत सारे एरियाज आप देखेंगे कल्चरली सिमिलर होते हैं, खास करके बॉर्डर्स पे। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है। यूपी और बिहार के भी केस में आप देखेंगे, जो पूर्वांचल यूपी का है और इधर जो बिहार का स्पेशली भोजपुर है, हाँ, वो कल्चरली बहुत सिमिलर। और सबसे कॉमन लिंक है लैंग्वेज। हाँ, दोनों तरफ भोजपुरी बोली जाती है। शादियां होती है, आना जाना है। तो भले वो स्टेट्स अलग हो गए, कल्चरल हिस्ट्री इतनी कॉमन है उस एरिया की ना, लैंग्वेज इतनी कॉमन है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बाहुबली का कल्चर भी है और पूर्वांचल का कल्चर भी है, चाहे वो अच्छी चीजों में देखे, बुरी चीजों में देखे, वो बहुत आपको मैच खाता हुआ दिखेगा बिहार का। जो वेस्ट का कल्चर है यूपी का, आपको हरियाणा से मैच खाता हुआ दिख जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि स्टेट की बाउंड्रीज तो बहुत इमेजिनेटिव है ना, कल्चरली वो बहुत इंटीग्रेटेड है वो एरियाज। राइट, दैट्स व्हाई वो एरिया थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव। बिल्कुल। ओके, आपने बोला था आफ्टर लालू न्यू बाहुबलीज विल टुक ओवर, तो क्या लालू के जाने के बाद चेहरा बदला है सिर्फ? बाहुबली तो उस समय भी थे, उसके बाद भी रहे, आज भी। अब थोड़े कम है मैं बोलूंगा, या वो बाहुबली है। सो फॉर एग्जांपल देता हूं पप्पू यादव का। पप्पू यादव 90 के दशक में 90 में चुनाव जीत कर आते हैं, और मतलब पप्पू यादव की इतनी क्राइम्स है, मतलब पप्पू यादव, अजीत सरकार एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे पूर्णिया के, उनकी हत्या में उनका नाम आता है। उनके इतने सारे क्राइम्स उन पे लिस्टेड हैं, और 90 के दशक में उनका खौफ था। उन्होंने मंडल विरोधी प्रदर्शनों में गोली चलवाई, उन्होंने बसों में आग लगवाई, बहुत खौफ था उनका। कहते हैं कि जब लालू जी का पहला सरकार जब बनी, तो उन्होंने उन सभी निर्दलीय विधायकों का समर्थन इकट्ठा किया था जो बाहुबली विधायक थे। आज भी पप्पू यादव सांसद हैं, बिल्कुल, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आज के दिन क्या पप्पू यादव ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। आज के दिन जब पप्पू यादव से इस प्रकार की कोई बात होती है तो हाथ पकड़ लेते हैं, हम तो आम आदमी है, रोने लगते हैं कि हमारी जान को खतरा है। अभी इधर कितनी वीडियोस आपने उनको देखे होंगे कि हमारी जान को खतरा है, हमें वो मार देगा, हमें सुरक्षा दे दीजिए। दैट्स द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बाहुबलीज अभी भी है, लेकिन यूपी में बहुत सारे ऐसे बाहुबलीज है, पूर्वांचल में ही रजित सिंह आज भी है। अभी कोई ऐसे क्राइम का न्यूज आता है क्या? नहीं। तो वही लोग आप देखेंगे, बाहुबली वो भी इंसान है, तो देखते हैं कि अभी की सरकार क्या करेगी अगर मैं कुछ क्राइम करूंगा तो। पहले उनको लगता था कि मैं किसी को मार भी दूंगा, मेरा कोई क्या कर लेगा, तो मतलब मार दिया, खत्म बात। नाउ आप ये कह सकते हैं, नाउ दे आर नॉट दैट मच लाउड। अब वो लाउड नहीं है, लाउडनेस खत्म हो गई। सॉफ्ट पावर अभी भी होगी। हाँ, चुनाव तो अभी भी जीत रहे हैं, अभी भी डरा धमका सकते हैं, इन्फ्लुएंस है, वो डर है। ऐसा नहीं कि वो डर खत्म हो गया, जीरो है, लेकिन हाँ उनको ये भी पता होता है कि डर का इस्तेमाल सबसे लास्ट में करना है। वायलेंस इज द लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि अब मुझे पता है कि हल्का सा भी ऐसा कुछ हुआ तो उल्टे मेरे पे पड़ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा तो और खराब इमेज बन जाएगा, न्यूज बन जाएगा। तो अब उनके कारनामे भी आप पूछेंगे ना, जिसको पहले वो बहुत दबंगई से बताते थे, तो इनकार करने लगेंगे कि नहीं उसमें हम तो नहीं थे, हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया। सर, आपका क्लेम है कि ब्रिज बिहारी का असैसिनेशन हॉस्पिटल के अंदर हुआ और सीएम ने कवर अप किया। क्या आपके पास उस वक्त के किसी ऑफिशियल का प्रूफ है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी तक? नहीं, ब्रिज बिहारी प्रसाद की जब हत्या हुई, ब्रिज बिहारी प्रसाद इनफैक्ट लालू जी के बहुत क्लोज थे। उस समय लालू सीएम थे, लालू या राबड़ी बन गई होंगी, 98 की घटना है क्योंकि। और ब्रिज बिहारी प्रसाद उनकी सरकार में मंत्री थे, मुजफ्फरपुर बेल्ट से आते थे, और वहां पे एक बाहुबली थे छोटन शुक्ला। अच्छा। छोटन शुक्ला की हत्या होती है 1994 में, और वो बहुत फेमस, बहुत ज्यादा चर्चा उसकी होती है, और उसमें कहा जाता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने मरवाया था छोटन शुक्ला। और उसी छोटन शुक्ला की जब शव यात्रा जा रही होती है, उसमें डीएम गुजर रहे होते हैं गोपालगंज के, जी कृष्णैया, और भीड़ उनको पकड़ लेती है और पीट पीट कर हत्या कर देती है कि इसमें प्रशासन का भी हाथ है छोटन शुक्ला की हत्या में। और उस छोटन शुक्ला की हत्या में फिर बहुत सारे, छोटन शुक्ला का छोटा भाई
होता है मुन्ना शुक्ला, अच्छा। और यूपी से श्री प्रकाश शुक्ला, और वहां से सूरजभान सिंह। ये कलेक्टिव फिर पूरा एक टीम बनाते हैं, एफर्ट बनाते हैं, और 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद IGIMS हॉस्पिटल है पटना में, वहां भर्ती होते हैं। उस समय उन पर एक केस चल रहा होता है एक घोटाले का, हॉस्पिटल ही जानते हैं घोटाले के केस वाले जितने लोग होते हैं। और वो टहल रहे होते हैं हॉस्पिटल के बाहर रात का खाना खा के, और उनके साथ बॉडीगार्ड्स प्रॉपर होते हैं। लेकिन जब वो टहल रहे होते हैं तो उनके पास कोई एक आदमी आता है कैसे एप्लीकेशन लेके मदद के लिए, क्योंकि मंत्री तो है और इन्फ्लुएंशियल की थोड़ी मदद कर दीजिए हॉस्पिटल में। तो उनको बताते हैं, अपने एक साथ एक आदमी होता है उसको बताते हैं कि इसकी मदद कर दो वहां पे ऐसे जाके, और बस गार्ड्स पीछे ही होते हैं कि एक गाड़ी में सवार लोग आते हैं, उनको मारते हैं, उनके गार्ड्स को, तुरंत भाग जाते हैं। जब तक वो बाकी पीछे सिक्योरिटी वाले आते हैं तब तक वो निकल जाते हैं। और वो बहुत फेमस होता है हत्या, क्योंकि एक सिटिंग मिनिस्टर की हत्या होती है, हॉस्पिटल में हत्या होती है, लालू के करीबी मिनिस्टर की हत्या होती है, और उसमें नाम आता है मुन्ना शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, सूरजभान सिंह का। तो वो अपने आप में एक बहुत चर्चित मर्डर केस है, लेकिन उसमें कुछ कवर अपनी, और ये तो फैक्चुअल है, ये तो सारे न्यूज रिपोर्टेड है, FIR में रिपोर्टेड है, तो अगेन वेरी फैक्चुअल। क्या आपने किसी बाहुबली या उनके किसी परिवार के मेंबर से फेस टू फेस कभी बात करी है, कॉन्वर्सेशन की है? आपकी हुई है कभी? मतलब हुई है, लेकिन अगेन फिर जो क्लासिफाई करना पड़ेगा, किसको आप बाहुबली मानते हैं, किसको नहीं मानते। नहीं, आप जिसको मानते हो। हुई है बिल्कुल हुई है, परिवार वालों से भी, उनसे भी। लेकिन अब वही मैं कह रहा हूँ, देखिए बाहुबली भी नॉर्मल इंसान है, तो कई बार आप उनसे जब बात कर रहे हैं, अब उनको पता है कि आप शिक्षित हैं, तो आपसे उसी तरीके से बात करने लगेंगे। Exactly. तो वो कॉन्वर्सेशन इतना अलग होगा उसकी उस इमेज से जो शायद आपने देखी होगी, तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये व्यक्ति कोई बाहुबली है। अरे ये तो इतनी अच्छी बातें करते हैं, पढ़ी लिखी टाइप, सज्जन आदमी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आपके खिलाफ डिफेमेशन, प्रेशर और लीगल नोटिसेस आए, लेकिन क्या कभी आपको फिजिकली थ्रेटन किया है किसी ने? नहीं, बहुत ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स में हूं। आई नो द रिकोर्स, मुझे पता है कि अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ करता है तो मुझे क्या कोर्स लेना है। मेरी भी वो एक सर्टेन लेवल तक आप कह सकते हैं, आई कैन रीच आउट टू पीपल फॉर हेल्प, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या जो भी है। तो मुझे लगता है, और चूंकि बुक आने के बाद, पॉडकास्ट के बाद उतनी विजिबिलिटी है, आईज है आपके ऊपर, तो कोई खुल के कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो खुल के करेंगे तो वो दिख जाएगा कि किसने किया है। तो इसलिए फिर वो लीगल तरीका अपनाते हैं। फोन्स आए, नोटिस आया है लीगल, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि वॉट एवर आई हैव रिटन इन द बुक वो रेफरेंसेस के साथ लिखे हुए हैं। तो लीगली तो बहुत अच्छी चीज है। लीगली तो अगर किसी चीज को फाइट किया जाए, डिबेट से फाइट किया जाए, तो मुझे लगता है ये तो फिर सबसे अच्छा, जो सही है वो जीतेगा, जो गलत है वो हारेगा। ओके, राइट। सर, मायावती के ऊपर गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें अतीक अहमद जैसे लोग भी थे। आपको क्या लगता है, उन्होंने बदला लिया या पॉलिटिक्स यूज की? मायावती ने तो गेस्ट हाउस कांड 1995 में हुआ, और तभी उसके पहले समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ सरकार में थे। पहली बार दोनों ने गठजोड़ किया था। कांशीराम उस समय में बसपा के थे, और भाजपा के खिलाफ दोनों सामने आए थे, और उन्होंने एक नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अच्छा। क्योंकि राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस समय, और 92 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, और फिर वो पूरा आंदोलन का पीक था। तो 93 में सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की और बसपा की, और मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन 95 में काशीराम की तबीयत काफी खराब हो जाती है, वो गुड़गांव में भर्ती होते हैं, और वहीं पे बीजेपी से उनकी बातचीत शुरू होती है। फिर मायावती उनसे मिलने आती है काशीराम से गुड़गांव में, और काशीराम उनको बोलते हैं कि क्या तुम मुख्यमंत्री बनना चाहती हो, देखो मेरे पास समर्थन का पत्र है बीजेपी का, तो हम समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले रहे हैं और तुम मुख्यमंत्री की शपथ ले रही हो। मायावती जाती हैं वापस उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और वहां का जो गेस्ट हाउस है, जो सर्किट हाउस है, वहां पे रुकती है। तब तक मुलायम सिंह यादव को ये बात पता चल चुकी होती है कि कल ये गवर्नर से मिलने जा रही हैं। इनफैक्ट उसी दिनों गवर्नर से मिल चुकी होती है, समर्थन वापस ले चुकी होती है। मुलायम सिंह को ये पता चल जाती है बात, और उनकी बैठक होती है, और मुलायम सिंह कहते हैं कि जाके उनको उठा के लाओ बाकी एमएलएस को समर्थन के लिए। उसमें एमएलएस को समर्थन के लिए उठाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उनके कुछ लोग उठते हैं, जाते हैं, कुछ बसपा के एमएलएस को उठा के भी लाते हैं। बाकी एक गुट जो होता है, जिसमें अतीक अहमद भी होते हैं, ये लोग उस गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं जहां मायावती रुकी होती है, उसका सूट नंबर 1 और 2 में। और उसमें तरह तरह की स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं कि क्या क्या घटित हुआ है। उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे
उनको घुस के उस रूम में पीटा गया, मायावती के साथ भी हाथापाई की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, अलग अलग वर्जन्स हैं, उनको मारने की धमकी दी गई, वहां आग लगाने की कोशिश हुई, सिलेंडर आया, ये वो, वहां पूरी अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वहां पे आती है, लेकिन उसमें भी पुलिस के रोल पे भी बहुत संदेह बाद में व्यक्त किया जाता है। उस पे वहां के एसएसपी होते हैं लखनऊ के, ओपी सिंह, और वो बाद में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि किस प्रकार से उनको बहुत सिंगल आउट किया गया। कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रकार से मदद की मुलायम सिंह की, और पुलिस ने एक्ट नहीं किया मायावती को बचाने में, और उन्हें बाद में नुकसान झेलना पड़ता है। जैसी मायावती मुख्यमंत्री बनती है, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाता है। तो पुलिस भी अब एक प्रकार से उनको मदद नहीं करती, और लेकिन उसी समय एक बीजेपी के एमएलए होते हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी, अच्छा, वो वहां से गुजर रहे होते हैं, और एक संघ का उनका पूरा बैकग्राउंड होता है, और वो देखते हैं कि गेस्ट हाउस में बहुत ज्यादा वहां पे भगदड़ मच रही है। तो वो वहां पे एक तरह से उस सेवियर की तरह पहुंचते हैं, और एक लाठी उठाते हैं और भागना शुरू करते हैं उन सबके बीच में अकेले। अच्छा। और फिर वो उस कमरे में जाते हैं, मायावती से बात करते हैं, उनको बचाते हैं, फिर भगाते हैं वहां से लोगों को। रात तक पुलिस सब आती है, और बाकी पुलिस मायावती कमरे को अंदर से बंद कर चुकी होती है, अकेले होती है। फिर दरवाजा किसी तरह उनका खुलवाया जाता है, उनको आश्वासन दिया जाता है कि कुछ नहीं है, सब एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, और फिर वो बाहर निकलती है, दरवाजा खुलती है। दूसरे दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है। कहा जाता है उसके बाद से मायावती ने साड़ी पहनना बंद कर दिया। अच्छा। दूसरे दिन वो शपथ लेती है मुख्यमंत्री पद की, मुख्यमंत्री बन जाती है, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। बिल्कुल। ब्रह्मदत्त द्विवेदी को वो अपना मुंहबोला भाई बना लेती है हमेशा के लिए, और बोलती है जब तक मैं जिंदा रहूंगी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी उसके कुछ वर्षों बाद उनका देहांत हो जाता है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक आपके खिलाफ हमारी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा। ओके। और हमेशा वो उनको राखी बांधती है, और कभी उनके खिलाफ कैंडिडेट कभी नहीं देती है। और ये अपने आप में बहुत चर्चित भी, और बहुत एक प्रकार से दिखाता है कि हम किस प्रकार से देखते हैं पॉलिटिक्स को। एक पार्टी के नेता को जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, अगर उसको सुरक्षा नहीं है, और जब वो महिला है, तो उस पॉलिटिक्स के स्तर को दिखाता है। बाद में ऑफ कोर्स अब होता क्या है कि जब एक बार आपके साथ कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो आप जब मुख्यमंत्री बनोगे तो फिर उससे बदला बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, वो जरूर करोगे, जो तो लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो एसएसपी थे ओपी सिंह, इनफैक्ट उस समय, बाद में डीजीपी बनते हैं, उनको सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनको फिर वर्षों तक संटिंग में रखा जाता है। बाद में वो एक बार मायावती के पास जाते हैं, और कन्फ्रंट करते हैं, और पूछते हैं कि बताइए मेरी क्या गलती है, मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर मैं वहां से चुपचाप निकल जाता हूँ। वो तो होता ही है, सबके फेवरेट ऑफिसर्स होते हैं, फेवरेट लोग होते हैं। अच्छा सर, ये जो माफिया चलता था, पूरा गैंग चलता था यूपी बिहार में, इनकी मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग क्या थी? क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता था, जो माफियाज होते थे, इनकी मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होता था? मतलब सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो जैसे पहले मैंने कहा कि वो शुरुआती दशकों में आप देखेंगे तो ज्यादातर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स, बालू के ठेके, कोयले के ठेके, जो भी वो मिनरल्स अवेलेबल है उनके ठेके। धीरे धीरे जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम लिबरलाइज हुए, इंडस्ट्रीज होने लगी, स्क्रैप का काम बहुत सारा आप देखेंगे करने लगे। जब थोड़ा रियल एस्टेट के दाम बढ़ने लगे, तो रियल एस्टेट में बहुत सारे लोगों को आप इन्वॉल्व देखेंगे। तो जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती थी, रंगदारी भी करते थे। बिल्कुल करते थे। जहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा, रंगदारी होगी कि तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए ना, जिंदा रहना है ना, पैसे दो मुझे, जो तुम मेरे आसामी हो गए तो मैं तुम्हें सबसे बचाऊंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अपहरण, फिरौती, बिहार में तो पूरा एक उद्योग ही था 90 के दशक में। जितने भी बिजनेसमैन होते थे, डॉक्टर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे, बाद में बच्चे इनफैक्ट स्कूल। मुझे तो विक्रम सिंह जी बता रहे थे एक बार कि अमिताभ बच्चन को किडनैप करने की प्लानिंग कर ली थी एक पर्सन ने। सोचिए, कोई प्रोग्राम में आने वाले थे अमिताभ बच्चन, एंड उनको किडनैप करने की प्लानिंग कर ली थी। जब पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में बताया कि मैं तो किडनैप करने वाला था उनको भी। एंड एक चीज और मैंने देखा, मिर्जापुर में भी दिखाया गया, बाकी सीरीज में भी दिखाया गया कि दैट ड्रग्स का फ्लो बढ़ाना शहर में, एंड इलीगल गन्स एंड वेपन्स को बेचना, ये भी था। करेंगे लोग ना, क्योंकि मोरालिटी नहीं है। तो इलीगल गन्स क्या होता है? कट्टा बनाना बहुत आसान है। अब बिहार में जैसे मुंगेर बहुत एक समय फेमस था कट्टों के लिए, कि कट्टे बनते हैं यहाँ पे। 5-10 हजार रुपए में आपको कट्टे मिल जाते हैं। एक फायरिंग हुई तो मर गया लोग, काम बन गया 5-10 हजार रुपए में। तो कट्टे बनाने वाले हैं तो सप्लाई करने वाले भी होंगे।
सप्लाई करने वाले हैं, यूज करने वाले, खरीदने वाले भी होंगे। ड्रग्स पे भी वही होता है, आज भी होता है। इलीगल शराब आप देख लीजिए, कई बार आपको न्यूज मिलते होंगे कि नकली शराब पीने वाले इतने लोग मर गए। हाँ, बनता भी है, सप्लाई भी होता है। कोई मोरालिटी थोड़ी होती है इन लोगों की। जो बाहुबल में है क्रिमिनलिटी में, उसकी मोरालिटी क्या है? उसको जहां भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि 2 का 20 मेरे आसानी से बन रहा है, 2 का 200 बन रहा है, तो और जल्दी। एंड वो दिखाने के लिए सोशल कॉज भी करते रहते हैं। करते हैं सोशल कॉज ना, दिखाने के लिए। सबसे ज्यादा मुझे लगता है अपने आप को खुश करने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है, जितने भी इस प्रकार के बाहुबली नेता, बड़े बड़े करप्ट लोग देखेंगे, ये मंदिर में सबसे ज्यादा दान करते हैं। हाँ, उनको लगता है कि उधर पाप हो गया थोड़ा सा, तो इधर दान कर देते, कुछ तो वॉश बैलेंस हो गया। तो अपने आप को भी थोड़ा सा अंदर से अच्छा दिखाने के लिए, या किसी एक भिखारी को ना 10 रुपए मैंने दे दिए, तो अंदर से अच्छा लगा, अरे आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। ये नहीं देख रहा हूँ कि वहां मैंने 10,000 की चोरी भी की है। राइट। सर, योगी आदित्यनाथ पे जब अटैक हुआ था और वो संसद में रो पड़े थे, क्या वो मोमेंट था रियल रेवोल्यूशन या एक सिग्नल था? सिग्नल है। वो स्पीच देखिए कितना ज्यादा फेमस है, और एक इलेक्टेड एमपी बोल रहा है कि मेरा क्या दोष है, क्या ये संसद भी मुझे प्रोटेक्शन नहीं देगी? उस पर जानलेवा हमला होता है, मुख्तार अंसारी करवाता है जानलेवा, सबको पता है। तो जब इलेक्टेड एमपी एक सुरक्षित नहीं है हमारे इस देश में, तो और कौन सुरक्षित हो सकता है? और मुझे लगता है कि उनका जो एक्सपीरियंस रहा ना, योगी आदित्यनाथ का उस एरिया में, पूर्वांचल में, गोरखपुर में बाहुबलियों से लड़ने का व्यक्तिगत स्तर पे, उसके कारण भी मुझे लगता है कि जब वो सीएम बने तो उनको ये रियल प्रॉब्लम पता थी कि क्या प्रॉब्लम स्टेट फेस कर रहा है, और उनको पता था कि जब तक ये एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक स्टेट में कोई सुधार संभव ही नहीं है। तो देखिए, उस व्यक्ति ने एकदम एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाया कि सबसे पहले मैं तो ये गुंडा राज खत्म करूंगा। सबको करीब करीब जेल में डाला उन्होंने, जितने भी बाहुबली थे, जितने केसेस थे, फिर ये लोग मारे गए। और उसका असर देखिए आज यूपी में। तो मुझे लगता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण, इफेक्टिवनेस अगर आप बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, वो उसी से आई है। उसी से आई है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ लूप होल्स है, कहाँ से क्राइम होता है और कैसे उनको पकड़ना है। राइट। आपने भी योगी की बात करी। आज के योगी राज में क्या यूपी साफ हो गया? एक नैरेटिव बनाया गया कि दैट यूपी साफ हो चुका है। एनकाउंटर जो होते हैं यूपी में, इसको आप क्या जस्टिफिकेशन मानते हो? ये सही है या गलत है? मैं मानता हूं एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर कभी भी तो गलत है। कोई पकड़े जाने के क्रम में अगर गोलीबारी हो रही है, कोई मारा जाता है, दैट्स अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि आप पकड़ने गए। लेकिन पकड़ करके इंटेंशनली एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, कभी क्या होता है कि हो सकता है आज जो गवर्नमेंट इन पावर है या पुलिस इन पावर है, उसने आज सही इंटेंशन से एनकाउंटर किया और सही व्यक्ति का मान लीजिए एनकाउंटर किया। एक्चुअली बहुत बदमाश था बंदे, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसे मर ही जाना चाहिए था, ऐसा कभी भी बोलते हैं ना। राइट। तो उसका एनकाउंटर किया, लेकिन उसकी लिमिट क्या है, वो लाइन कहां पे हम ड्रॉ करेंगे। राइट। कल को जिसके हाथ में पावर आएगी, हो सकता है वो उतना मैच्योर या उतना लेट्स से उसमें वो मोरालिटी ना हो, तो वो अपने विरोधियों को निपटाने के लिए भी उसी रूट का इस्तेमाल करने लगे। तो कभी भी किसी भी सभ्य समाज में हमें लॉ को तो फॉलो करना ही होगा। इसीलिए कभी कई बार कहते हैं ना, आप बहुत सारे मूवीज में देखा होगा या बहुत सारे वैसे जगहों पे देखा होगा आपने, कहते हैं कि लेट लॉ टेक इट्स ड्यू कोर्स। हमें पता है उसमें इनएफिशिएंसी है, लेकिन हमें उससे ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल मेजर्स हम लेने लगेंगे तो उसका अंत कहाँ होगा हमें नहीं पता है। फिर उसका अंत कई बार आप देखेंगे ना, भीड़ कई बार आप देखते हैं, कई बार तो चोर को पीट के मारती है, कई बार साधुओं को भी पीट के मारा है ना इसी देश में भीड़ ने। राइट। हमारे ही देश में, तो उस समय तो फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे ना। एक नाम आता है बहुत बड़ा, राजा भैया। उनके घर में एक तालाब था, तालाब में मगरमच्छ थे, मगरमच्छ कहते थे, मगरमच्छ में उन्हीं डाल दिया जाता था लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, दिक्कत देते थे। क्या ये सच था? चूंकि अभी तक कहीं से भी ना बहुत क्रेडिबल सोर्स को नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जितने भी कहानियां इस प्रकार की रिपोर्टिंग्स, तो इसलिए मैं उस पे आई डोंट। क्या आप राजा भैया को बाहुबली मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। क्यों? कोई भी 7 बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो से विधायक है, लगातार अलग अलग पार्टियों से निर्दलीय होकर यूपी में, पूर्वांचल में, प्रतापगढ़ में, तो बिना नाम जाने मैं बोल सकता हूं कि वो बाहुबली होगा। इट्स एज ऑब्वियस। अब बिना बाहुबली के उस एरिया में जीत ही नहीं सकते 7 बार लगातार अलग अलग पार्टियों से, है ना। बिल्कुल है बाहुबली। अब तालाब वाली स्टोरी ये भी मेरी सुनी सुनाई है, लेकिन बाकी सारे केसेस हैं उनपे। अब ये भी फैक्ट है।
एक डीएसपी का मर्डर हो गया था। है केसेस उन पे, मल्टीपल केसेस है, तो है बिल्कुल बाहुबली। ओके सर, एक रैपिड फायर राउंड है हाँ, हमारे हाँ। पॉडकास्ट का। इसमें मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा जल्दी आंसर करें हाँ। चीजों के लिए। मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड यूपी, जो आपको लगता है, एक नाम आप देना चाहोगे? पॉलिटिकल क्रिमिनल या सिर्फ क्रिमिनल? सिर्फ क्रिमिनल, जो सबसे ज्यादा दहशत। श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला, ओके। एक बाहुबली जिसे मीडिया ने हीरो बना दिया पर रियलिटी में वो बहुत मॉन्स्टर था। एनी नेम? पप्पू यादव। पप्पू यादव। पॉलिटिशियन जिसका नाम आप अब तक ओपन नहीं कर पाए? नो वन। नो वन। एक सच जो आपकी बुक से कट करवाया गया, कोई ऐसा सच है? नन, आई एम नॉट कटिंग इवन अ सिंगल थिंग। ओके। मुख्तार, अतीक, शहाबुद्दीन, सबसे ज्यादा खौफ किसने पैदा किया था? तीनों खतरनाक नाम है। आई वुड स्टिल से शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ क्या है? आपको कभी कोई खौफ है आपको जिंदगी में, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े लोगों से पंगा लेते रहते हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग आंसर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जो आपका विरोधी भी होता है ना, वो ये जरूर देखता है कि बंदा कितना सच है। तो आप ना, जैसे एक होता है पर्सनल वेंजियंस, मैं आपको गाली दे रहा हूं तो वो ज्यादा गुस्सा करेगा मेरे पे, बदला लेना चाहेगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसे भी पता है वो फैक्ट है। राइट। तो जब आप सच बोलते हैं तो सामने वाले भी डरते हैं, और उन्हें पता है कि ये लाइंस ड्रॉ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे गाली दे रहा है ये, राइट। इसने बस वो फैक्ट बोला है जो मैंने एक्चुअली किया है। राइट। तो देयर स्टिल रिमेन्स दैट लाइन, दैट डिवाइड। मुझे लगता है जब तक आप वो डिवाइड ब्रीच नहीं करोगे तब तक वो भी वो डिवाइड ब्रीच नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा। सच की ताकत आपको महसूस होती है? बिल्कुल होती है। कलम की ताकत बहुत ज्यादा होती है, आपको दिख गया होगा। एक किताब लिखे हुए 1 साल हुए मुझे, एंड व्हाट इट हैज, द रिपल्स इट हैज क्रिएटेड, राइट, एवरीबॉडी हैज सीन। बहुत ज्यादा ताकत होती है सच की। बिल्कुल। सर, हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ है, बट लास्ट सेगमेंट पे हम पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि दैट बिहारीज अपने पास से अशेम्ड हैं या विक्टिम है? अशेम से ज्यादा उनको दर्द है, क्योंकि उन्होंने कुछ थोड़ी गलत किया। कोई एक व्यक्ति बिहारी जो है, जो मजदूरी करता है या कहीं पलायन करके गया है या 2 जून की रोटी कमाना चाहता है, उसने क्या गलती की? कोई गलती नहीं। उसको, वो बेचारा बहुत दर्द है उसके अंदर, शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं पैदा हुआ इस राज्य में तो मेरी गलती है क्या? मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए पॉलिटिशियंस को, जिन्होंने उस राज्य को ऐसा बनाया, या जो भी बाहुबली है, जो भी वैसे डिसीजन मेकर्स थे। आम व्यक्ति को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इसके लिए। मैं इसमें थोड़ा डीप डाउन जाना चाहूंगा सर, बिहारी पे। आज भी मतलब ये होता है, मैं अब ये तो बहुत छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज भी कोई क्लास में बिहारी होता है तो उसको बिहारी बिहारी बोला जाता है, चिढ़ाते हैं उसको। आज भी ये थोड़ा इशू है ना, कि इतना मतलब ज्यादा क्यों है कि दैट कहीं पे, जैसे आप मुंबई चले जाओ, उधर तो मतलब ऐसे लगता है कि दैट बिहारी एक गाली है। मैं आपको सच बताऊं, yes. आप साउथ में चले जाओ, साउथ में आप किसी को इंट्रोड्यूस करो दैट आई एम फ्रॉम बिहार, तो आपको बड़ी अजीब सी नजरों से देखा दैट अनटाइडी, ये गंदगी फैलाएगा इधर, ये गलत आदमी है। व्हाई दिस नैरेटिव? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जो पॉलिटिशियंस ने मैसेज पहुंचाया बाहर में, जो लोगों ने डिबेट्स देखे बिहारी पॉलिटिशियंस के, लेट्स से लोकसभा में आप डिबेट्स निकाल के देखिए, लालू जी के भाषण देखिए, तो लगता था कैसा बंदा है, इसी लोग सीएम चुन के रखते हैं। तो वो इमेज हम लोगों ने जो बाहर क्रिएट की, जैसे जैसे न्यूज हमारे यहाँ से आए, अरे वहां डीएम की हत्या हो गई, अरे वहां गोली मार देते हैं, अरे वहां अपहरण कर लेते हैं, वहां पेपर लीक हो जाता है, वहां तो 10th के एग्जाम में सब चोरी करवाने के लिए दीवारों पे चढ़ के चोरी करवा रहे हैं, वहां जो टॉपर है स्कूल का वो तो स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है सोशियोलॉजी की। तो इस प्रकार के मैसेजेस बाहर गए कि फिर आप जनरलाइज कर लेते हो, क्योंकि उसी जगह से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है हमारे विश्व की, वैशाली को बोलते हैं, यू नो, द मदर ऑफ रिपब्लिक। मगध साम्राज्य वहीं से उत्पन्न हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य वहीं से उत्पन्न हुए, पाटलिपुत्र था। जितने भी आप स्टॉलवर्ड्स का नाम सुनते हो, आर्यभट्ट से लेके, बुद्ध से लेके, महावीर से लेके, सब उसी भूमि से है। सो मैं सिर्फ पास्ट की नहीं बात कर रहा, अभी की भी बात कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी, इट प्रोड्यूसेस सो मेनी IITians, IAS ऑफिसर्स। अब सिलिकॉन वैली में चले जाओगे तो आपको इतने CEOs मिल जाएंगे बिहारी, ग्रेट मैथमेटिशियंस, कितने 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 भरे पड़े हैं। बट व्हाट हैपेंस ना, पॉजिटिव मैसेजेस दब जाते हैं। कुछ नेगेटिव, अभी किसी ने लिख दिया कि वहां बिहार में रोड चोरी हो गई, अब सब उसे पढ़ पढ़ के हंस रहे, एक दूसरे को भेज रहे हैं, रोड चोरी हो गई, रोड चोरी हो गई, रोड चोरी हो गई। तो क्या होता है कि एक बार जब इमेज किसी जगह की वैसी बन जाती है तो उसको धोने में बहुत साल लग जाते हैं।
धुल नहीं पा रही है, और उसको धोने के लिए करना यही होगा कि वहां के जो लोग हैं उनको वहीं अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो बाहर ना जा पाए। अब क्या होता है, बाहर में लोग इतने फ्रीली अवेलेबल है वहां के लोग, अब वहां के मजदूरों को क्यों गाली देते हैं लोग? क्योंकि उनके पास वो मजदूर बहुत फ्रीली अवेलेबल है। वो 200 रुपया देता है तो 200 रुपये में काम कर लेता है, 500 देते हैं तो 500 में काम कर लेता है। कल को अगर उसे बिहारी मजदूर मिलना बंद हो जाएगा ना, तो उसे बिहारी मजदूर को बहुत रिस्पेक्ट से बोलेगा, आइए ना हमारे यहाँ काम कर लीजिए ना थोड़ा सा। आगे नहीं। उस समय ये बाहुबली कल्चर था, उस समय गैंगस्टर्स थे सर। उस समय एक चीज मानी जा सकती है, मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि डिजिटलाइजेशन उतना नहीं था, मीडिया कवरेज उतना नहीं था, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी ही नहीं थी कि इस राज्य में ये हुआ है तो साउथ में पता चल जाएगी क्या हुआ था। करेक्ट। आज तो सब कुछ है, आज तो हर चीज हो रही है, बट आज भी दिल्ली एनसीआर में इतने बड़े गैंगस्टर्स हैं। आप लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लो, या बहुत ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो एक्टिव हैं बहुत ज्यादा। आज क्या कमी है प्रशासन में कि आज इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? व्हाट इज द थिंग, व्हाट डू यू थिंक ऑफ? गैंगस्टर्स हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं हो सकता है। सी इट इज ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है? मैं अगर पढ़ लिख नहीं पाया तो मुझे पता है मेरे पास कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मैं आसान रास्ते अब ढूंढूंगा पैसे कमाने के। ज्यादातर आसान रास्ते, ज्यादातर क्या 100% आसान रास्ते गलत रास्ते होंगे। कोई भी आप रास्ता गलत वाला उठा लीजिए। मैं ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दे रहा हूं, मैं दारू सप्लाई करना शुरू कर दे रहा हूं, मैं छोटे मोटे लूट कर रहा हूं, अपहरण कर, कोई भी आप रास्ता 10,000 तरीके का हो सकता है, लेकिन वो गलत ही होगा। अब जब आप ये गलत रास्ते अपनाएंगे तो फिर किसी दिन लॉ आपको पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, फिर आप जेल जाएंगे, वहां जाके आप और हार्डेंड क्रिमिनल से मिलते हो, फिर आप बाहर निकलते हो, फिर और बड़े क्राइम्स करते हो, कीप्स ऑन गोइंग। तो धीरे धीरे आप बड़ा ही बनते जाते हो उस एरिया में। दूसरा, आप इंसेंटिवाइज होते जाते हो। आपने एक क्राइम किया तो 10,000 रुपए है, फिर दूसरा किया तो 50,000 रुपए आ गए, फिर लाख रुपए आ गए। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, फिर आपने गाड़ी खरीद ली, फिर 4 लड़के आपके साथ जुड़ गए, वो आपको भैया भैया कर रहे हैं, तो आपको पावर भी महसूस हो रहा है, रुतबा। सो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस विल नेवर एंड। पावर की चाह। करेक्ट। इसका सॉल्यूशन बस ये है कि पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर शुड बी एज स्ट्रांग कि जैसी ऐसा कोई उठने की कोशिश करे उसे उसी समय दबा दिया जाए, राइट, बड़ा ना बनने दिया जाए, ताकि आगे कोई ऐसा पैदा ना हो, उसे कोई पैदा ही ना हो। और फिर एग्जाम्पल सेट होने लगेंगे कि यार तुम अगर गैंगस्टर बनने की कोशिश करोगे तो दब जाओगे शुरू में, जैसे यूपी में आज हो रहा है। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि जो गैंगस्टर है भी बोलता नहीं अभी शांति से बैठो, कुछ किए तो ठुक जाओ, दिक्कत हो जाएगी, तो फिर सब शांत हो जाते हैं। राइट। क्या आपको बिहार का अगर सीएम बना दिया जाए तो आप कोई ऐसे 3 डिसीजंस लो जिससे आप चेंज करना चाहो, बिहार में कोई चेंज लाना चाहो, कोई ऐसे आप डिसीजन लोगे? कोई सी गवर्नेंस में का ना एक टफ पार्ट या ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, कोई भी किसी देश राज्य को 1, 2, 3 डिसीजन से नहीं बदल सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ये डिसीजन लिया तो बदलाव आ जाएगा, कभी नहीं होगा। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल 20 साल। पॉलिटिशियंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे तो वोट थोड़ी मिलेगा कि मैं 20 साल में इस राज्य को बदलूंगा। आप जैसे ही बोल दोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब जनरली क्या बोलते हो वोट में, क्या आप हमको वोट दीजिए, अगला दिन आप सबको नौकरी दे देंगे, यही होता है। तो लोगों को लगता है इसको वोट दे दो, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रायोरिटीज हो सकते हैं आपके। सो फॉर एग्जांपल, लॉ एंड ऑर्डर विल ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी फॉर मी, क्योंकि मुझे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर से बाकी सारी चीजें कनेक्टेड है। वहां के इंडस्ट्रीज, वहां का बिजनेस का एनवायरनमेंट, वहां के लोगों की सेफ्टी, लोग वहीं रहें, पढ़ें, काम करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कोई एक डिसीजन से लॉ एंड ऑर्डर बदल सकता है? नहीं। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कभी भी क्राइम नहीं होने देना है, प्रिवेंट करना है, हो गया तो तुरंत उसकी रेमेडी करनी है, एक्शन लेना है, उसको पनिश करना है। इट्स अ प्रोसेस। एजुकेशन को ठीक करना होगा, ताकि जो इतना बड़ा यंग पॉपुलेशन है, खास करके आप नॉर्दर्न स्टेट्स में देखेंगे, वी हैव द हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। वो शिक्षित होगा तभी काबिल बनेगा और कुछ प्रोडक्टिव कर पाएगा। क्या मैं एक डिसीजन लेके इसको कर सकता हूं? नहीं, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। साल दर साल बच्चे स्कूल जाए, वहां क्वालिटी एजुकेशन की हो, शिक्षक अच्छे हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, जो एग्जाम्स हो फेयर हो, उसके टाइम पे रिजल्ट्स आ जाए, फिर कॉलेजेस अच्छे हो, फिर यूनिवर्सिटीज। दिस इज एन एंटायर प्रोसेस। हेल्थ, लोग प्रोडक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे। आज देश में आधी गरीबी क्यों होती है? कई बार आप देखेंगे कोई बहुत एक बंदा आता है शहर में, एक छोटा सा गुमटी लगाता है, कुछ सामान बेच रहा है, उसका घर अच्छा चल रहा है, वो महीने में 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए कमाता है, घर थोड़ा चल रहा है। अचानक से उसे एक दिन बीमारी हो जाती है, और जब वो हॉस्पिटल जाता है उसके 1 लाख रुपए लग जाते हैं। उसकी गुमटी बिक जाती है, उसका घर परिवार बिक जाता है, सामान बिक जाता है, सब बिक जाता है, और वो फिर कभी नहीं उठ पाता है। राइट।
And there are multiple examples in India of this kind of poverty. Medical trap. राइट. तो जैसे ही आप हेल्थ इतनी फ्रीली और रेडली अवेलेबल करा दोगे लोगों के कि वो रिस्क नहीं लगे लोगों को, कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगी तो जैसे आयुष्मान योजना को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं इस कारण से कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी है कि अरे 5 लाख रुपए तक का कुछ होगा तो हो जाएगा मेरा मोटा मोटी. तो वो जब सिक्योरिटी आपको आ जाएगी ना, तो आपको पता है कि अचानक से एक दिन में गरीब नहीं बन सकता हूँ. बिल्कुल. करते रहूंगा तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो ग्रो करता ही रहूंगा. अगेन दिस कैन नॉट बी टेकन, दिस इज नॉट अ डिसीजन. ये सिस्टम ठीक करने की बात है. लेकिन पॉलिटिशियंस क्या होता है, वो वोट लेने के लिए ना वो क्विक फिक्स आपको सॉल्यूशंस बताएंगे कि हमको बना दीजिए, कल से सब ठीक हो जाएगा. क्विक फिक्स कभी नहीं हो सकता. जो कभी नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहे हैं. Right, it's a process. It's a process of multiple I like the decades. way you conveyed it. ये honesty है. I like the way. Multiple decades. आप कोई दुनिया का कोई भी देश या राज्य देख लीजिए. सिंगापुर को कितने साल लगे सिंगापुर बनने में? ली कुआन यू ने 50s में रिफॉर्म्स स्टार्ट किया, तब जाके 30-40 वर्षों में सिंगापुर बना. चाइना ने 1978 में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस किया कि अब वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, तो जाके 2000 के दशक में फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना. गुजरात की आज हम बात करते हैं, गुजरात में पिछले 30 सालों से उन लोगों ने कोशिश की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, 40 सालों से, तब आज गुजरात वहां पे पहुंचा है. बिल्कुल. एक दिन में नहीं होता. One day is not very much. एक माफिया शब्द है, ये बिहार और झारखंड साइड में काफी ज्यादा है. भू माफिया, कोयला माफिया, हर जगह है. करीब माफिया शब्द तो मैं हर जगह इस्तेमाल होता देखता हूँ. नहीं, बट स्पेशल उधर एक शब्द यूज होते हैं जैसे भू माफिया, कोयला माफिया, माइका माफिया, उधर जो मिनरल्स से रिलेटेड है. मिनरल्स से रिलेटेड ये इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या है, कैसे बने, इनको कैसे माफिया का दर्जा मिल गया? ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करेंगे जहाँ मिनरल्स रहेगी. अब मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स का एक अपना बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है. अच्छा. जैसे कोयला है, कोल माइंस है. हाँ. तो वो जमीन जो है, जमीन को अक्वायर करने से लेके उसको खोदने से लेके उसमें अब ब्लास्टिंग्स होंगी, उसमें मशीनें जाएंगी, उसमें से कोयला निकलेगा, फिर कोयला धुलेगा, कोयला ट्रकों में जाएगा, वो एक्सपोर्ट होगा किसी जगह, किसी ईंट भट्टे में वो जलेगा. तो पूरा उसका इतना बड़ा इकोसिस्टम, उसमें इतने सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं, इतनी सारी चीजें उसमें लगती है, इतना बड़ा सिस्टम है. तो एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है. तो जिसके पास कुछ नहीं है वो देख रहा है मेरे घर के बगल में कोल माइंस खुला है, एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा. अब उसको ग्रैब करने की कोशिश वहां पे जितने बेरोजगार है सब करेंगे. हजारों है, सब तो कर नहीं पाएंगे, तो कौन करेगा? जो ज्यादा ताकतवर होगा. तो बन गया वो कोयला माफिया. फिर ओके, तो फिर वो कोयला माफिया है. जिसके कोयले पे दबदबा है, जिसका बालू पे दबदबा है, वो बालू माफिया बन गया. ओके. एंड दे आर क्रिमिनल और नहीं? क्राइम वो अपने बिजनेस के लिए रिलेटेड करते थे सिर्फ? अब क्राइम भी किस प्रकार का, इससे आप मान लीजिए, एक है कि मैंने किसी को डराया, या एक है कि मैंने अपने तरीकों से लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपना काम ले लिया. आप उसे क्रिमिनल मानते हैं कि नहीं, कहा जा सकता है. लेकिन एक है कि मैंने मर्डर किया किसी का. तो क्रिमिनल्स की मुझे लगता है वो स्पेक्ट्रम है पूरा. एक है कि मैंने थोड़ा दबदबा बनाया, थोड़ा दोस्ती यारी करी, किसी को पैसे देके करा लिए, और एक है कि मैंने 2-4 मर्डर करा दिए और कह दिया कि अब यहां से तो मेरा ही माल जाएगा. दोनों में डिफरेंस है. दोनों तरह के होते हैं. कई माफिया, इनफैक्ट बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आप देखेंगे जो बहुत शालीन, बहुत सभ्य, वेल स्पोकन होते हैं, वो सिर्फ अपने रिश्ते से काम चलाते हैं. कि उन्होंने इतना अच्छा नेटवर्क बनाया होता है, थोड़े किसी को पैसे दिए, किसी को किए, कहीं कुछ इशू भी हो गया तो सुलटा दिया, माफी मांग ली, झुक गए, और वो अपना बिजनेस अंपायर बना लेते हैं. आप देखेंगे वो उतना बड़े होने के बाद भी इतने शालीन आपको दिखेंगे. वो भी एक माफिया है, बट उसका तरीका दूसरा है. और दूसरा है कि वो तुरंत गर्म हो गया, उसने गोली बंदूक निकाल ली और तुरंत कहा मैं इसको पीट दूंगा, मैं उसको ठोक दूंगा. वो माफिया. दो तरीके के. सॉफ्ट स्पोकन माफिया भी होते हैं. बिल्कुल होते हैं, जिनके नेटवर्क्स बहुत सारे. एग्जैक्टली. ओके, वेरी गुड. सर, प्रशांत किशोर या कोई आउटसाइडर, क्या कोई सच में बिहार को चेंज कर सकता है, या सिस्टम ही पॉइजनस है? एक व्यक्ति डायरेक्शन सेट कर सकता है कभी. एक व्यक्ति खुद से नहीं बदल सकता किसी को. जब तक समाज बदलना नहीं चाहेगा ना, उसके साथ नहीं आएगा, एक सिस्टम उसके साथ नहीं आएगा, तो मुश्किल है. हम लोग ना व्यक्ति पे बहुत ज्यादा रिलाई करने लगते हैं, हीरो पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं. इसलिए वो कहते हैं ना कि अरे अब तो इस देश को कोई तानाशाह ही ठीक कर सकता है. ये अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं. बिल्कुल. लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जितने भी तानाशाह हुए, उन्होंने कभी किसी देश का भला नहीं किया. तो एक व्यक्ति पे रिलायंस बहुत ज्यादा हम दिखाते हैं. उसके बजाय सारे सिस्टम्स अपने आप में अगर ठीक होने लगे,
जिसका काम एजुकेशन का है, एजुकेशन अच्छे से, शिक्षक पढ़ाने लगे अगर अपने ढंग से, डॉक्टर्स अपने हेल्थ सेंटर्स पे टाइम पे जाएं और पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करें, जो मंत्री का जो विभाग है, सारे मंत्री अपने आप में बहुत अगर एफिशिएंट हो जाए, तो वो शायद जो सीएम है उसको चुपचाप अगर वो बैठे भी रहे तो काम चल जाए, बहुत अच्छे से स्टेट प्रोग्रेस करे। सर आपके बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आपकी बुक बहुत फेमस हुई, ब्रोकन प्रोमिसेस, स्टिल इट्स राइजिंग। ब्रोकन प्रोमिसेस लिखते वक्त क्या ज्यादा इमोशनल मोमेंट आया? कोई आपकी लाइफ में उस समय इमोशनल मोमेंट आया था उसको लिखते वक्त? बहुत सारे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसमें मैंने बहुत नजदीक से उस क्षेत्र की गरीबी को, उस क्षेत्र के शोषण को, उस क्षेत्र के बदहाली को देखा है। क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि दैट मतलब किस तरीके की गरीबी थी जो लोगों को जानना चाहिए कि मतलब they can imagine? Somebody who's not seen that cannot imagine, to be very honest. Okay. एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं एक बार अपने गांव गया था गर्मी की छुट्टियों में। हम हमेशा गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जाते थे। और एक भोज था हमारे गांव में, जिसपे तो गांव में उस समय भोज होते थे तो लोग जमीनों पे बैठ के ही पत्तल में खाते थे। दैट्स वेरी नॉर्मल। राइट। कुर्सियां तो अब आ गई, तो हम लोग वो पत्तल पे खा रहे थे। हम लोगों ने सबने खाना खाया। फिर एक दो महिलाएं होती थी जो वो सारे पत्तल जमा करके उठाती थी, फिर उसे कोने में ले जाके एक जगह पे बाउंड्री कोने में जाके फेंक देंगी। फिर नए लोग बैठेंगे, वहां झाड़ू लगेगा, साफ होगा, फिर नए लोग खाएंगे। तो हम लोगों ने खाना खाया। फिर एक महिला आई, उस सब सारे पत्तल उसने उठाए, जाके कोने में फेंका। और मैंने दूर से देखा कि एक महिला और उसके दो छोटे से बच्चे वहीं पे खड़े हैं, एक लोटा और एक ग्लास लेके खड़े हैं। और जैसे ही वो पत्तल फेंके गए, वो दौड़ के उस ढेर में गए। वो पत्तल का पूरा ढेर बन चुका था तब तक, बड़ा सा। उस पत्तल के ढेर में गए और हाथ डालकर उसमें से वो मिठाइयाँ ढूंढने लगे। और कुछ लोगों ने रसगुल्ले अपने छोड़ दिए थे, तो रसगुल्लों को उन्होंने उस ढेर से अंदर से निकाला और अपने लोटे में डाल लिया और अपने ग्लास में डाल लिया। और फिर वो हंसते खेलते वहां से चले गए। तो ये मुझे बहुत इसने छुआ कि कुछ लोग हैं जो फेंक दे रहे हैं और कुछ लोग उसे उठा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत रिफ्लेक्टिव है उस चीज का। मतलब कोई चीज किसी के लिए मिट्टी बराबर है, किसी के लिए सोने है ना। बिल्कुल। दिस इज सो हार्ट टचिंग सर की दैट मतलब किसी के पास इतना है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है कि वो उतने में खुश हो गया। क्या अगला प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्लान्ड है आपका? आप और किस स्टेट या नेता पर लिखने जा रहे हो? अब नेक्स्ट बुक किस पे आने वाली है? I am working on a couple of projects, but ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अभी बहुत क्लियरली बता पाऊँ। But I want to write more on मुझे ये क्लैरिटी है कि मैं सीरियस विषयों पे ही लिखना चाहता हूँ, इस देश के विषयों पे लिखना चाहता हूँ, सोशियो पॉलिटिक्स पे लिखना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट कर दिया जाता है। राइट। इवन बिहार की प्रॉब्लम्स को इतना सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट कर दिया जाता है कि अच्छे गुंडे हैं, अच्छे बाहुबली हैं, अच्छा वो मर्डर हो गया तो वहाँ ये हो गया। हम उसके अंडरलाइंग रीजंस को एक्सप्लोर करना, उसकी हिस्ट्री क्या है, सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो क्यों हो रहा है, क्यों हो पाता है, दूसरी जगहों पे क्यों नहीं होता, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, चीजें ग्रे होती है। एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी डीपली, विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट। तो वो मुझे समझने में भी अच्छा लगता है। मैं समझना चाहता हूँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। बस क्लियरली कह देना अरे वो स्टेट बकवास है, वो स्टेट डेवलप्ड है। इट्स वेरी इजी टू डू दैट। बट इन सब की एक जर्नी होती है। आप देखेंगे बिहार में जो आज हो रहा है या 90 के दशक में हुआ, उसकी हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो आप सब 100 साल पहले जो घटनाएं होंगी उससे कनेक्शन आपको दिखेगा। राइट। है ना? So there is a history behind it. Of course, there's a lot of social complexity. There's a lot of history. So mostly I'll write on, sociopolitics, which is kind of like thing I really enjoy reading and writing on. सर बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं एंड बिहार के चुनाव पे जोरों शोरों से पॉलिटिशियंस भाग ले रहे हैं। आपके हिसाब से अभी बिहार में कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिन पे अभी इमीडिएट काम होना चाहिए? माइग्रेशन। यस। क्योंकि आज बिहार में कोई भी व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कुछ करना चाहता है तो उसे वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उसे बाहर जाना पड़ता है। राइट। पढ़ लिख गए तो नौकरी करने बाहर जाना पड़ेगा, नहीं भी पढ़े लिखे तो नौकरी करने बाहर जाना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है सोसाइटल स्ट्रक्चर्स के तौर पर वी एज इंडियंस वी हैव ऑलवेज बीन
social people in terms of we have a family structure. हम families के हम हमारा western structure नहीं है कि वो बच्चे बड़े हो गए तो फिर अलग रहने लगे. We live with our families, right? और वो हमारी एक तरह से strength है, मुझे लगता है, cultural. In Bihar that strength is gone because कोई भी व्यक्ति जो कमा रहा है वो अपने परिवार के साथ है ही नहीं. जो अच्छा कमा रहा है, पढ़ा लिखा वाला, वो तो अपने परिवार को वहां से ले जाता है, अपनी पत्नी को ले जाएगा, बच्चे को ले जाएगा, तो माँ बाप को छोड़ेगा, किसी को तो छोड़ के ही जाएगा ना वहां पे. बिल्कुल. लेकिन जो 95% क्राउड है जो छोटे जॉब्स के लिए आ रहा है, गार्ड्स की नौकरी के लिए, पान गुमटी लगा रहा है, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा है, वो तो अपने परिवार को भी नहीं ला सकता है. बिल्कुल. तो वो यहाँ पे साल भर काम करता है, एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, 5 दिन में सोते हैं, 5 रात में सोते हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं, 5,000 में खर्चा चलाते हैं, 5,000 घर भेजते हैं, और जो बीवी बच्चे हैं वहां गांव पे है उसके. तो मुझे लगता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही, सोशल प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति कमाने के लिए जिंदगी भर अपने परिवार को दूसरी जगह पे छोड़ के आया है, तो उसकी तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई ना. राइट. फिर वो जिंदगी का मतलब क्या रहा, when you have not been able to live it with the people you want to live it with. राइट. उन्हीं के लिए बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं और फिर उन्हीं के साथ नहीं रह रहे हो. तो आस रहती है कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो शायद जाके रहेगा. So that's मतलब wrong on every level. People should get an opportunity कि वो जहां रहते हैं within their state. Exactly, जहां भी रहते हैं थोड़ा बहुत ठीक है, चलता है, पलायन 2 घंटे 1 घंटे के दूर पर जाते हैं काम करने, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वहां जाके काम कर सके, वापस अपने घर आ सके. और आपने बिल्कुल बहुत ठीक बात बोली है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम बिहार. यूपी में फिर भी इतना नहीं मिलेंगे, बट बिहार से मैं देखता हूँ कि दैट अगर कोई थोड़ा भी अच्छी फैमिली से है तो वो अपने बच्चों को बाहर शिफ्ट कर देते हैं कि बाहर जाके पढ़ाई करो. Yes. आप बाहर चले जाओ, आप उधर पढ़ाई वढ़ाई करो, आप इधर मत रहो. ये चीज़ मैंने देखी है. तो हाँ, इट शुड बी, इसको थोड़ा इस पे काम करना जरूरी है, बिकॉज विद इन द स्टेट अगर अपॉर्चुनिटी होंगी तो आई थिंक स्टेट भी ग्रो करेगा. Of course. Economic will improve. That's why I'm saying it's not just an economic problem, it's a social problem. It's a social problem. Thank you sir, thank you for joining us in our podcast. आपने बहुत सारी चीज़ों पे ना रोशनी डाली, बहुत सारे सवालों को जवाब दिए. Thank you for being a good guest and इतना अच्छे तरीके से आपने story wise and सारी चीज़ों को बताया. Thank you for being here. Thank you. And I wish you very good luck and a good health too. That आप life It's a pleasure to be here, and I love the conversation, and I hope you the best too. You know that your podcast grows like anything, and I hope I can be the vehicle for that. नहीं, again I will invite you. किसी और मुद्दे पे, किसी और चर्चा पे, किसी चीज को और डिकोड करेंगे. Definitely. Thank you for being here. Thank you sir. जो बातें आज आपने पॉडकास्ट में सुनी वो सिर्फ बातें नहीं थी, खोले गए राज थे जो सिस्टम को लेके थे. उन गलियों की सच्चाई थी जहां पे डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप पलती थी. और अगर आपको लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट का कोई एपिसोड था, नहीं, ये एक मूवमेंट है जागरूकता की ओर. ये एक मूवमेंट है सीखने की ओर अपने इतिहास से कि कैसे इतने सारे माफियाज बनते हैं हमारे बीच में, किन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, किन आइडियोलॉजीज पे हमें चलना चाहिए. तो अगर आप इस मूवमेंट में मेरे साथ हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर करो उन लोगों तक जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता, अवेयरनेस फैलाओ. और मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में, किसी अगले इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट लाता रहूँगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में. टिल द टाइम, वंदे मातरम, जय हिंद.